नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस पीवाईक्यू क्लास के अंदर सेकंड ग्रेड बायोलॉजी की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू वे के अंदर बिना किसी प्रेशर के अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली 2-3 क्लास के अंदर हमने सेकंड ग्रेड बायोलॉजी के जो आपके टॉपिक है जिसमें सेल बायोलॉजी और उसके अलावा मैंने आपको जो एनिमल फिजियोलॉजी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। एनिमल फिजियोलॉजी की हमारे अभी तक एक क्लास बाकी है, वो मैं आपको कल करा दूंगा। आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं आप सबकी नीड के अकॉर्डिंग बहुत सारे कमेंट आए थे, सर एनाटॉमी कराओ एनाटॉमी कराओ। तो ये क्लास जो आपको दी जाएगी वो एनाटॉमी है, प्लांट एनाटॉमी। अब तक सेकंड ग्रेड के आपको पता है 11 पेपर हुए। उन 11 पेपर में से एनाटॉमी के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उन सबको मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराऊंगा। मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि एनाटॉमी के अंदर किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए और किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। उसके साथ में इस क्लास के अंदर मैं ये क्लासेस इसलिए लेके आ रहा हूँ कि जो हमारा जो एग्जाम के पास का जो मतलब लास्ट के जो एक मंथ होता है या आप मानते हैं 30-35 दिन जो 20 दिन होते हैं, उस समय हमारे अंदर एक फियर होता है कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे, एक मतलब डर होता है हमारे अंदर। तो उस डर को दूर करने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है कि हम पीवाईक्यू सोल्व करें। तो आप लोगों को अलग अलग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण पीवाईक्यू को मैं यहाँ पर सोल्व करा दूंगा। यहाँ साथ में आपको ये भी पता पड़ेगा कि आरपीएससी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी आपको जब मैं सोल्व कराऊंगा तब आपको अनुमान लगेगा। उसके बाद मैं हमेशा मेरी क्लास में कहता हूँ कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। अब बायोलॉजी जब रटने का सब्जेक्ट नहीं है तो उसको समझे कैसे, उसको किस सीक्वेंस के अंदर पढ़े ताकि वो हम उसको समझने के बेस पे उसको अच्छे से एग्जाम हॉल में करके आए। क्योंकि रटी हुई चीज कम समय के लिए याद रहती है हमारे को। अगर कोई चीज हमारे मतलब कोई कॉन्सेप्ट समझा हुआ हो अच्छे तरीके से तो वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमारे माइंड के अंदर फिट हो जाती है। तो आज की क्लास का हमारा हेडिंग है प्लांट एनाटॉमी। सभी पीवाईक्यू आ रखे हैं, सेकंड ग्रेड में अपन सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपने लास्ट वाली क्लासे देखी होगी तो उसका आपको फायदा हुआ होगा। अब देखो, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तब एक स्मार्ट स्टडी के तहत पढ़ाता हूं। अब आपको यहाँ पे ये एक टेबल दिखाई दे रही होगी, इस टेबल के अंदर आपको आपको अनुमान लगेगा कि एनाटॉमी के अंदर कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनाटॉमी बहुत बड़ी यूनिट है। तो उसके अंदर आप देखो, सबसे पहले आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी के अंदर वो आपके टॉपिक है वेस्कुलर बंडल वाला। कौन सा? जो वेस्कुलर बंडल वाला टॉपिक आपके है, वेस्कुलर बंडल वाला। इस वेस्कुलर बंडल वाले टॉपिक से आपके टोटल अभी तक 11 पेपर के अंदर 7 क्वेश्चन आए हैं। आया समझ में? उसके बाद आपके जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ जो है प्लांट के अंदर, वहां से भी आपके कितने क्वेश्चन आ रखे हैं? 5 क्वेश्चन आ रखे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ से संबंधित आ रखे हैं। थर्ड हमारे मेरिस्टेम, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वहां से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। अब कौन कौन से? 3 ये क्वेश्चन है, इसको हम आगे हम अच्छे से सोल्व करेंगे। यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके। रूट की एनाटॉमी से आपको भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब जो एनाटॉमी के जाइलम फ्लोएम एनाटॉमी में आते हैं, लेकिन ये प्लांट फिजियो के अंदर भी आते हैं। मतलब ये उसमें जो आपने पढ़ा होगा असेंट ऑफ सेप, रसारोहण जो यूनिट है टॉपिक वहां पढ़ा होगा। तो वहां से भी आपके जाइलम फ्लोएम से केवल एक क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है ये, जैसे आपके क्रेन्ज एनाटोमी है, वहां से भी आपके एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि क्रेन्ज एनाटोमी किसके अंदर पाई जाती है। आपको पता है कि C4 प्लांट या मोनोकोट प्लांट के अंदर पाई जाती है। फिर अगला है आपके ये, जैसे ये टॉपिक जो है ना, ध्यान रखना इस टॉपिक के ऊपर आप लोग ज्यादा इसको अच्छे से समझना। यहाँ से आपके लगभग 4 क्वेश्चन आए हैं और ये चारों क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट के गलत होते हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो आपके विभेदन है, विभेदन है, और दूसरा है पुनर्विभेदन, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग होता है। अब आप लोगों को यहाँ जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे होता है, मतलब आरपीएससी न्यू पैटर्न कैसे अप्लाई करती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। इस प्रकार से आप देखोगे प्लांट एनाटॉमी के अंदर आपके टोटल 21 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आ रखे हैं? प्लांट एना टोटल आपके 21 क्वेश्चन आ रखे एनाटॉमी के अंदर। तो अब हम चलते एक एक करके हमारे फर्स्ट, ये हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक पादप पदार्थ के अनुप्रस्थ परिच्छेद में निम्नलिखित में से शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर 3 उसके मतलब शारीरिक लक्षण दिए गए हैं।
उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर दिए गए किसी प्लांट का, आपने एक सेक्शन लिया, कट किया, अब आप उसको माइक्रोस्कोपी के नीचे देख रहे हो तो आपको वहां पर ये कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। आपको इसमें पहचानना ये है कि ये मोनोकोट के है या डाइकोट के है। अगर मोनोकोट के है तो रूट के है या स्टेम के है, नीचे यही क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, यहाँ दे रखा है कि ये मोनोकोट डाइकोट ही है। तो अब आप यहाँ से इसको पहचानो। तो इसने एक दे रखा है कि फर्स्ट दे रखा है कि हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेंकाइमेटस। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस किसमें होती है? तो जब बात आए हाइपोडर्मिस की तो ध्यान रखना, देखो जब बात आती है हाइपोडर्मिस की, जब बात आती है हाइपोडर्मिस की, तो हाइपोडर्मिस दो में होती है, एक तो आपकी होगी मोनोकोट के अंदर, एक आपकी होती है डाइकोट के अंदर। मोनोकोट की जो हाइपोडर्मिस होती है वो आपके बनी होती है स्क्लेरेंकाइमेटस की, और आपने पढ़ा होगा कि डाइकोट की जो हाइपोडर्मिस होती है वो बनी होती है कोलेनकाइमस से। यहाँ तक आपको आया समझ में? अब देखो सेकंड दे रखा वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज एंड स्कैटर्ड। यहां से समझ आ रहा है कि जो क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? तो आपको पता है कि इसके अंदर कैम्बियम या जो जो आपके सवनीय एधा होती है वो अनुपस्थित होती है। तो ये आपके स्पेशल करेक्टर होता है मोनोकोट का। किसका होता है ये करेक्टर? ये करेक्टर आपके मोनोकोट का है। ठीक है। अब लेकिन अभी तक ये पता नहीं पड़ा कि ये रूट का है या स्टेम का है, क्योंकि रूट में भी, क्योंकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो यहाँ आ रहा है कॉन्जॉइंट। क्या आ रहा है? कॉन्जॉइंट। तो आपने पढ़ रखा होगा जो कॉन्जॉइंट होता है इसको हम हिंदी में बोलेंगे संयुक्त, है ना। तो ये आपके होता है स्टेम के अंदर होता है। किसमें होता है? स्टेम के अंदर। फिर आगे दे रखा है स्कैटर्ड, ये भी आपके मोनोकोट का कैरेक्टर है। इसका मतलब मोनोकोट के स्टेम की बात हो रही है। मोनोकोट के स्टेम की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस होती है। फिर दे रखा है फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। तो हमें पता है कि फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है वो आपके प्रेजेंट होता है डाइकोट के अंदर। डाइकोट में ये प्रेजेंट होता है। और जब बात आती है मोनोकोट की, तो सॉरी, जब बात आती है मोनोकोट की तो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है एब्सेंट होता है आपके मोनोकोट के। किसमें एब्सेंट होता है? ये मोनोकोट के अंदर एब्सेंट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपसे क्वेश्चन सोल्व हुआ होगा। अब मैं इस लाइन को पूरा बोलूं। मोनोकोट के देखना, मोनोकोट के स्टेम की, सॉरी, मोनोकोट की जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरेंकाइमेटस होती है, तथा मोनोकोट के स्टेम के अंदर कॉन्जॉइंट तथा स्कर्टेड क्लोज वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। उसके बाद मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मोनोकोट के फ्लोएम के अंदर, अब जैसे आपने पढ़ा फ्लोएम में 4 एलिमेंट होते हैं, उन चारों एलिमेंट में से जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है वो मोनोकोट के अंदर तो एब्सेंट होता है और डाइकोट के अंदर पाया जाता है। अब आपके मन में ये भी है सर मोनोकोट के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट क्यों? इसका कारण देखो। अब हम लोग देखो, मैं अब आपको न्यू पैटर्न समझा रहा हूँ यहाँ से। अब ये एक लाइन आती है फ्लोएम पेरेन्काइमा, जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये आपके एब्सेंट होता है मोनोकोट के अंदर। ये लाइन हर बुक के अंदर दे रखी है, हर मतलब एनसीईआरटी में और हर स्टूडेंट के नोट्स के अंदर, लेकिन फिर भी स्टूडेंट इसको गलत करके आएगा और उससे बाद में दुख होता है कि मैं पढ़ के गया था तो भी मेरा गलत हुआ। देखो बच्चों, उसका कारण क्या ये क्वेश्चन गलत होने का? उसका कारण है कि आपने यहाँ पे ये नहीं समझा कि फ्लोएम पेरेन्काइमा मोनोकोट में एब्सेंट क्यों है। अगर आप ये समझ के जाते, आप ये स्टोरी मतलब आप अपने माइंड में ये फिट करके जाते स्टोरी कि मोनोकोट के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट क्यों होता है, तो आप वहां भूलते नहीं। बाकी बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो मैं बताता हूँ कि देखो आपके पेरेन्काइमा का काम क्या होता है। पेरेन्काइमा टिश्यू का काम होता है, नंबर 1 काम होता है भोजन का संग्रह करना, फूड का स्टोरेज करना। इसमें फ्लोएम आ रहा है, पेरेन्काइमा सेल भोजन का संग्रह करती है क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल्स पाई जाती है। दूसरा, फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम होता है भोजन का ऐसे लेटरल, मतलब उसका लेटरल ट्रांसपोर्ट करना, उसको जैसे ऐसे उसकी पार्श्व दिशाओं के अंदर भोजन को भेजना। अब मुझे बताओ कि पार्श्व दिशाओं के अंदर भोजन को कहाँ भेजा जाएगा? जहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जहां तने की मोटाई ज्यादा होगी, जिस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी वहीं पर ही भोजन को ऐसे लेटरल भेजा जाएगा ना। अब आपको पता है कि मोनोकोट के अंदर तो मतलब पार्श्व ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो बताता हूँ। आपने देखा होगा जैसे आपके खेत के अंदर गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, गन्ना है, बांस है। क्या आप मुझे बताओ इनका जो स्टेम होता है, इनका जो तना होता है वो एकदम से पतला होता है या से मोटा होता है? तो आप देखोगे कि इनका जो तना होता है वो पतला होता है, गेहूं बाजरा ज्वार का। क्यों होता है? क्योंकि ये मोनोकोट है। अब आप मुझे बताओ उनके अंदर ऐसे पार्श्व दिशाओं में भोजन भेजने की दिक्कत कहाँ है? मतलब उसमें भोजन भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो जब पार्श्व दिशाओं में लेटरल साइड के अंदर भोजन को नहीं भेजना है तो फ्लोएम पेरेन्काइमा का वहां पे क्या काम है?
तो आया समझ में कि मोनोकोट के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, डाइकोट के अंदर आप जैसे आप देख लो, आप आम का देख लो, आप बबूल देख लो, आप मतलब खेजड़ी देख लो, आप शीशम देख लो, बरगद देख लो, उनका स्टेम इतना सा ऐसे बड़ा होता है, ऐसे मोटा सा होता है, तो वहां पर तो भोजन को आपको ऐसे लेटरल साइड के अंदर भेजना पड़ेगा, तो वहां पर फ्लोएम पेरेन्काइमा पाया जाता है, क्योंकि इसका काम ही लेटरल साइड में फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको न्यू पैटर्न समझ में आया होगा, आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमें कैसे पढ़ना होता है बायोलॉजी को। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग इसको रटते हैं कि फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोट के अंदर, जैसे ही एग्जाम में जाते हैं तो हमारे वहां डिब्बे गोल हो जाते हैं कि सर मोनोकोट में एब्सेंट था या डाइकोट में। तो ध्यान रखना मोनोकोट में क्यों होता है, मैंने कारण बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये सब करेक्टर किसके दे रखे हैं, ये सभी के सभी जो करेक्टर है ये आपके मोनोकोट के स्टेम के दे रखे हैं। आया समझ में आपको ये। फिर ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकोट प्लांट हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ। इसने पूछा है कि किस मोनोकोट प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। करो इसको सोल्व। कई बार क्वेश्चन आ रखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये 10 से 12 बार अपने आरपीसी ने पूछ रखा है। जिसको आता है वो करो, बाकी नहीं आता उसको मैं बताता हूँ। अब देखो, जब सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, जो द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ये आपके कहाँ पाई जाती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ आपके प्रेजेंट होती है किसके अंदर, डाइकोट के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ये आपने सबने पढ़ा होगा। और डाइकोट के अंदर भी, डाइकोट के स्टेम के अंदर और डाइकोट के रूट में, लीफ में ये एब्सेंट होती है। अब उसके बाद एब्सेंट कहाँ होती है, तो आप सबको पता है कि सर ये मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, एब्सेंट होती है, मोनोकोट के अंदर एब्सेंट होती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ किस मोनोकोट में पाई जाती है। तो सामान्य रूप से नॉर्मली अगर कोई पूछे तो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। लेकिन कुछ अपवाद, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका जो तना होता है वैसे मोटा होता है, कहने का मतलब उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो आया समझ में। तो सेकेंडरी ग्रोथ किस किस में पाई जाएगी, आपके ड्रेसिना की। अब इसके तो सामान्य रूप से सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में एब्सेंट है, लेकिन अपवाद, अपवाद कुछ पौधे मोनोकोट के ऐसे होते हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। उसमें आपके एक तो हो जाएगा ये ड्रेसिना, एक तो हो जाएगा ड्रेसिना, इसको लिखेंगे ड्रेसिना। उसके अलावा आपके इसमें एक हो जाता है यक्का, ये ड्रेसिना है, यक्का है। इसके अलावा जहां तक मुझे याद आ रहा है आपके एक पाम, पाम है। इसके अलावा जैसे आपका ये खजूर, डेट पाम, डेट पाम। इसके अलावा आपका कोकोनट पाम, कोकोनट पाम, कोकोनट पाम। इसके अलावा और एग्जांपल जैसे आपके किंगेलिया, किंगेलिया। एक और आता है आपके सेंसिवेरेसिया। आपको याद केवल ये दो रखने हैं, ड्रेसिना और यक्का के अंदर ये मोनोकोट के प्लांट है, लेकिन फिर भी इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। आया समझ में। तो ये ध्यान रखना, ये दो एग्जांपल है, इसको आप केवल आपको याद करना ही पड़ेगा। अब आपको पता है कि बम्बू जो है, बम्बू क्या है, ये बांस है। बांस आपके क्या मोनोकोट है, लेकिन इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। फिर आता है बनाना, बनाना के अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, उसका जो स्टेम होता है वो लीफ के मॉडिफिकेशन से बनता है। साइकस क्या है, साइकस आपको पता है जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन ये मोनोकोट का एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा इसका एग्जाम हो जाएगा यक्का। अब अगर इसके साथ में होता है ड्रेसिना तो वो भी इसका एग्जाम्पल होता। बाकी ये सभी इसके एग्जाम्पल है, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ड्रेसिना और यक्का है हमारे एग्जाम के लिए। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आज अगला क्वेश्चन। In plant, Casparian strip present on the walls of endodermis are made up of। करो इसको सोल्व, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अब देखो बात किसकी हो रही है यहाँ पर, सर बात हो रही है यहाँ पर एंडोडर्मिस की, है ना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ ना, इन प्लांट कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। जब यहाँ पर, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, एंडोडर्मिस की बात हो रही है। अब देखो जब एंडोडर्मिस की बात आती है, जब एंडोडर्मिस की बात आती है, इसके बारे में आप पूरा पढ़ लो। जब एंडोडर्मिस की बात आएगी तो आपके एंडोडर्मिस जो होती है वो आपके स्टेम के अंदर भी पाई जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है, रूट के अंदर भी आपके एंडोडर्मिस पाई जाती है।
स्टेम रूट की जो एंडोडर्मिस होती है ये ज्यादा विकसित होती है, मतलब स्टेम की तुलना में कह सकता हूँ रूट की एंडोडर्मिस स्टेम की तुलना में ज्यादा विकसित होती है। अब देखो, जो एंडोडर्मिस स्टेम के अंदर पाई जाती है उसके अंदर पाए जाते स्टार्च सीट पाई जाती है, मतलब स्टार्च के क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, स्टार्च सीट, या मैं इसको बोल सकता हूँ स्टार्च के कण पाए जाते हैं इसके अंदर। तो अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसकी एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं या स्टार्च सीटिंग पाई जाती है, स्टार्च के कण, तो आपकी रूट की स्टेम की एंडोडर्मिस के अंदर। फिर आती है रूट की एंडोडर्मिस। हमने कहा कि स्टेम और रूट की तुलना में रूट की एंडोडर्मिस ज्यादा विकसित होती है। अब उसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि रूट के अंदर भी मोनोकोट की ज्यादा विकसित होगी या डाइकोट की ज्यादा विकसित होगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है रूट के अंदर भी जो मोनोकोट की एंडोडर्मिस ज्यादा विकसित होती है, डाइकोट की होती है कम विकसित। आया समझ में? इसका मतलब अल्टीमेट में फाइनल ये भी कह सकता हूं कि मोनोकोट के रूट की एंडोडर्मिस सबसे ज्यादा विकसित होती है। अब उसके बाद देखो आप, अब ये जो एंडोडर्मिस होती है जो रूट के अंदर पाई जाती है, इस एंडोडर्मिस के ऊपर पाई जाती है कैस्पेरियन प्लेट, सॉरी कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, या मैं इसको बोल सकता हूँ कैस्पेरियन बैंड पाए जाते हैं। अब ये कुछ नहीं है, जैसे आपके ये एंडोडर्मिस है, जैसे ये क्या है, ये कोई एंडोडर्मिस है। अब इस एंडोडर्मिस के ऊपर यहाँ पर कुछ पट्टियां पाई जाती है इस प्रकार से, इसकी रेडियल तथा ट्रांजिशनल जोन के ऊपर से पट्टियां पाई जाती है। अब इन पट्टियों को सबसे पहले जो देखने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था कैस्पेरिन। क्या नाम था? इन बैंड को सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैस्पेरिन। तो जिसने देखा उसने अपने हिसाब से नाम दे दिया, तो इसलिए हमने इसको बोला कैस्पेरिन बैंड। अब देखो होता क्या है, अब जैसे यहाँ पर आपके इधर ये फ्लोएम है, इसके अंदर आपके सॉरी ये आपके हो जाएगी पेरिसाइकल, इसके अंदर फ्लोएम, फिर ये जाइलम, फिर ये अंदर इसकी पिथ यहाँ पे ना, और इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर हो जाएगा आपके ये हो जाएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है आपके, कॉर्टेक्स के बाद आपके ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा। अब क्या होता है, पानी इधर से आएगा ना, पानी भाई बाहर से आएगा, पानी बाहर से आएगा तो पानी धीरे धीरे यहाँ आके रुक जाएगा। अब पानी के पास दो ऑप्शन है कि ये जो कैस्पिरियन स्ट्रिप होती है, ये जो बनी हुई है ना कैस्पिरियन, ये आप येलो कलर की, इसके ऊपर पाया जाता है सुबेरिन। क्या पाया जाता है इसके ऊपर? ये सुबेरिन से बनी होती है, इसके ऊपर सुबेरिन पाया जाता है। और आपने कई बार पढ़ा होगा और कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जो सुबेरिन होता है ये आपके वाटर के लिए अपारगम्य होता है। कहने का मतलब ये वाटर के लिए कैसा होता है, इम्परमिएबल होता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ रखे, ध्यान रखना इस बात को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रखा है कि क्या पूछा था, इन प्लांट कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट ऑन द, हिंदी देखो अपने, अंत त्वचा की भित्ति पर उपस्थित कैस्पेरियन पट्टियां किससे बनी होती है? तो आप देख लो कैस्पेरियन पट्टियां सुबेरिन से बनी होती है, ये पड़ा आपके सुबेरिन से, इसका हो जाएगा सुबेरिन। अब देखो सुबेरिन क्यों पाया जाता है, यहाँ पर कैस्पियन स्ट्रिप क्यों बनी, इसका कारण क्या आप सोचो। अगर ये भी हो सकता था ना कि स्टेम के अंदर भी कैस्पियन स्ट्रिप बन सकती, लेकिन नहीं बनी। प्लांट की फिजियोलॉजी के अंदर रूट के अंदर ही क्यों बनती है, सोच रहे होगे बात ये है। तो रूट का काम क्या होता है, बाहर से जल का अवशोषण करना। अब जब बाहर से जल आ रहा है प्लांट के अंदर आ रहा है, कहने का मतलब बाहर से इधर से वाटर आ रहा है, प्लांट के अंदर आएगा, फिर यहाँ से स्टेम के अंदर जाएगा। तो जब यहाँ से जल आ रहा है तो जल के साथ में कई अनावश्यक पदार्थ भी आएंगे, जिन पदार्थों की प्लांट को आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब अनवांटेड मैटर भी आएगा जिसकी प्लांट को आवश्यकता नहीं है। तो प्लांट ने क्या किया, ऐसे अनावश्यक पदार्थों को अपने अंदर आने से रोकने के लिए उसने अपनी एंडोडर्मिस के ऊपर बना दी कैस्पियन स्ट्रिप। अब ये तो सुबेरिन जो आपके होता है, ये तो अब ये जो जल इधर से आया था, ये जो वाटर आपके इधर से आ रहा था, ये जो वाटर इधर से आ रहा था, अब ये सुबेरिन यहाँ से जा नहीं पाएगा क्योंकि ये तो सुबेरिन से बनी है, और सुबेरिन पानी के लिए अपारगम्य होता है। फिर ये जो आपके पानी है ये यहाँ से अंदर जाएगा, जहां पर ये बीच में पथ कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको आप पैसेज सेल बोलते हो, यहाँ से पानी अंदर जाता है, यहाँ से अनावश्यक पदार्थों को बाहर रोक दिया जाता है। अब मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, कई बार क्वेश्चन भी आ रखा है कि एपोप्लास्टिक पाथवे को सिम्प्लास्टिक में कहां पर कन्वर्ट किया जाता है। मुझे बताओगे एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है प्लांट के अंदर, और सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। उसमें क्वेश्चन ये आता है कि एपोप्लास्टिक पाथवे को किस जगह पर सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंदर बदला जाता है। उसका आंसर होता है एंडोडर्मिस के पास में। तो ये आपके था। अब आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 2 बार क्वेश्चन आया है, आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 1 बार क्वेश्चन आया है, तो 3 क्वेश्चन हुए ना, और चौथा क्वेश्चन ये है
और एक पांचवा बचता है कि कैस्पियन स्ट्रिप कहाँ पे बनती है, तो एंडोडर्मिस के अंदर। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। एक तरीका ये था कि कैस्पियन स्ट्रिप के ऊपर ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ऐसा कौन सा मटेरियल पाया जाता है जिसकी वजह से एंडोडर्मिस जो होती है वो पानी के लिए अपारगम्य होती, तो पाया जाता है सुबेरिन पाया जाता है। और यहाँ पूछा है जो कैस्पियन स्ट्रिप किससे बनी होती है, तो सुबेरिन से बनी होती है। अब आपको पता है कि लिग्निन इसमें नहीं पाया जाता, लिग्निन होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। जाइलिन क्या, जाइलिन सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, इस सेल वॉल में पाया जाता है। सेलुलोज भी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। लिग्निन आपके कहाँ होगा, जाइलम फाइबर्स के अंदर पाया जाएगा, इसका हो जाएगा सुबेरिन। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ए वेवी रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्मेड इन, द्वितीयक वृद्धि के दौरान तरंगित कैम्बियम वलय का निर्माण कहाँ होता है। अब आपको ये भी देखना है कि अब आप पहले सोचो कि सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे होती है। आपको पता है कि सर मोनोकोट में तो वो सामान्य रूप से नॉर्मली नहीं होती है, तो मोनोकोट को पहले कट करो, तो ये भी कट हो गया हमारा, ये भी कट हो गया मोनोकोट, और ये भी कट हो गया। अब हमारे पास दो चीजें बची, एक तो बचा स्टेम, एक बची रूट। अब अगर आपने एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर एकदम है, तो मुझे ये याद आ रहा है कि जो स्टेम, मैं अगर बात करता हूँ स्टेम की, मैं अगर स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ की बात करता हूं, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने ऐसा डायग्राम पढ़ा होगा, उसके अंदर यहाँ पर ये जैसे स्टेम के अंदर यहाँ जैसे ये अंदर की ओर फ्लोएम है, ये इधर जाइलम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये फ्लोएम, ये जाइलम, फिर यहाँ से ये वापस फ्लोएम, जाइलम, और फिर ये आपके होता है फ्लोएम और जाइलम। अब आपको पता है कि ये जो अंदर वाली जो कैम्बियम है, ये जो येलो कलर वाली, ये जो व्हाइट वाली है, इस वेस्कुलर कैम्बियम को आपने नाम दिया था इंट्राफेसिकुलर। क्या नाम दिया था इसको आपने, इसको आपने नाम दिया था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब उसके बाद में यहाँ पर एक कैम्बियम और बन रही थी, यहाँ पर इसके बीच में एक कैम्बियम और बन रही थी। जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो आपने इसको नाम दिया था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यही दिया था ना। और आपको ये भी आपने पढ़ा होगा कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों आपस में मिलकर बनाती है वेस्कुलर कैम्बियम। ये आप सबने पढ़ रखा होगा, थ्योरी क्लास अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ ये जो वेस्कुलर कैम्बियम बनी है, ये जो व्हाइट वाली जो रिंग शेप बनी है, क्या ये एकदम ऐसे रिंग लाइक है या ऐसे तरंगित है? तो आप देख रहे हो ये एकदम ऐसे रेगुलर रिंग के रूप में बनी है। इसका मतलब स्टेम के अंदर इस प्रकार से तरंगित वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाई जाती है। अब हम बात करते हैं रूट की। जब रूट की बात होती है तो रूट के अंदर जो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, रूट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वेस्कुलर कैम्बियम बनाना पड़ेगा हमें। सेकेंडरी ग्रोथ में वेस्कुलर कैम्बियम, तो रूट के अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है वो आपके एक तो बनता है पेरीसाइकिल से, एक तो बनता है पेरीसाइकिल से, दूसरा आपके ये बनता है कंजेक्टिव टिश्यू से, कंजेक्टिव टिश्यू से। दूसरा ये आपके बनता है कंजेक्टिव टिश्यू। इस कंजेक्टिव टिश्यू को हिंदी में कहते हैं यौगिक उत्तक। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं यौगिक उत्तक, यौगिक उत्तक। अब देखो आपको ये आएगा समझ में कैसे है। अब ये ध्यान रखना, ये जो कंजेक्टिव टिश्यू होते हैं ये वेस्कुलर बंडल के बीच में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ इसको डायग्राम को देखो आप, कंजेक्टिव टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? वेस्कुलर बंडल के बीच में। अब जैसे मैंने ये बनाया रूट का एक कोई वेस्कुलर सॉरी रूट। अब आपने पढ़ रखा होगा कि रूट के अंदर भी आपके पाए जाते हैं, रूट के अंदर कैसा होता है? रेडियल होता है। तो जैसे ये हो गया फ्लोएम, वापिस ये हो गया जाइलम, फिर वापिस ये हो गया फ्लोएम, ये वापिस हो गया जाइलम, ये फिर हो गया फ्लोएम, और ये वापिस हो गया आपके जाइलम। अब हमें पता है कि मतलब जो आपके ये रूट के अंदर हो गया। अब रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ रूट को भी करनी पड़ेगी। रूट कैसे करेगी? अब देखो, अब रूट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण कहाँ से होता है? तो एक तो होता है, तो ये जो रेड वाला है, तो ये तो आपके पेरीसाइकिल, ये क्या है? पेरीसाइकिल है, रेड वाली पेरीसाइकिल है। इसके बीच में यहाँ पे पाया जाता है कंजेक्टिव टिश्यू, जिसको आप बोलते हो यौगिक उत्तक। ये आरपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछ रखा है कि जो यौगिक उत्तक होता है वो किसके अंदर, तो वो रूट के अंदर पाया जाता है, स्टेम में नहीं होता है। आपको ये भी याद रखना, ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, रूट के अंदर। अब देखो मैंने क्या कहा, हमने यहाँ पढ़ा कि रूट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण पेरीसाइकिल से होगा।
तो इस ये जो जाइलम है, ये जो जाइलम जहां पे बना हुआ है, जाइलम के सामने जो पेरीसाइकिल की कोशिकाएं है, इसके अंदर वापस ये विभज्योतक कोशिकाएं बनती है, इसमें वापस सेल डिवीजन की क्षमता आती है। कैसे आती है अपन आगे देखेंगे। अब यहाँ पर भी फिर यहाँ पर आपके ये वापस वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर ये फ्लोएम के पास वाली में इसके अंदर विभाजन की क्षमता आएगी, ये जाइलम के पास यहाँ आएगी, वापिस यहाँ आएगी, वापिस यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी। दूसरी, ये जो कंजेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर भी विभाजन की क्षमता होती है। अब धीरे धीरे ये सेल ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, मतलब इनके अंदर विभाजन की क्षमता आएगी। तो आपको दिख रहा होगा रूट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण किसके द्वारा होता है, यौगिक उत्तक तथा पेरीसाइकिल के द्वारा होता है। अब मुझे आप देख के बताओ, ये तो आपके रूट की सेकेंडरी ग्रोथ का डायग्राम है, ये आपके स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ का डायग्राम है। दोनों में से किसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम ऐसे वेवी बन रही है, तरंगित बन रही है। तो आपने देखा सिर्फ रूट के अंदर बन रही है, रूट भी किसकी, डाइकोट की रूट। तो आपके इसका हो जाएगा 2 नंबर सही हो जाएगा। डाइकोट की रूट के अंदर वेवी आपके जो तरंग जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो बनती है। तो ये सीधा दिया हुआ है, डूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ द वेवी रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्मेड इन, तो आपके डाइकोट की रूट के अंदर। इसको सोल्व करो। ए प्लांट whose stem contain both included phloem and internal phloem, वह पौधा जिसके तने में अंतर्विष फ्लोएम तथा आंतरिक फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको सोल्व करो। ये आपका जो टॉपिक है एनामोलस ग्रोथ, मतलब असामान्य संरचनाएं या सॉरी प्लांट के अंदर जो असामान्य संरचनाएं होती है, वहां से ये क्वेश्चन आ रखा है। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। ये आपके एग्जाम्पल है, तने में, अच्छा ये वापस कॉपी हुआ क्वेश्चन है ना, चलो ये क्वेश्चन है कि तने में अंतर्विष फ्लोएम तथा आंतरिक फ्लोएम। आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इंटरनल फ्लोएम और इंक्लूडेड फ्लोएम क्या होता है। तो इसका आंसर तो आपके हो जाएगा लेप्टाडोनिया पायरिटोनिका, पायरोटेक्निका। मुझे याद आ रहा मेरा इंटरव्यू, मेरा जब असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था, तो मुझे उन्होंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि मतलब उन्होंने मुझे पूछा था कि एनामोलस ग्रोथ क्या होती है। तो एनामोलस ग्रोथ क्या होती है, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था। तो मेरा आंसर यही कि सर लेप्टा, पहले पूछा कि एनामोलस ग्रोथ की डेफिनेशन बताओ, तो मैंने उनको बताई कि सर प्लांट के अंदर जो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर बनती है, जो जिस जगह पे बनती है वो वहां पर भी बनती है, उसके साथ में कहीं और भी साथ में बनती है, तो उसको हम बोलेंगे असामान्य ग्रोथ या एनामोलस ग्रोथ। जैसे एग्जांपल, जैसे घर में कोई छोटा बच्चा है, वो हमेशा 5 बजे उठता है, फिर वो मतलब वो अपने नहाता आता, फिर पढ़ाई करता है, फिर क्या मतलब वो अपने अपने काम करता है, मतलब ये उसके रेगुलर काम है। अब क्या हुआ, बीच बीच में कुछ दिन वो बच्चा सुबह 3 बजे उठना शुरू हो गया, वो भगवान का नाम ले रहा है, वो बाहर किसी से मिलने नहीं जा रहा है, वो बदमाशी नहीं कर रहा, तो हम लोग घर वाले ऐसे कहते हैं इस बच्चे का असामान्य व्यवहार हो गया है। उस प्रकार से प्लांट का व्यवहार होने से ऐसा कुछ है नहीं, तो उसके अंदर एनामोलस या असामान्य संरचनाएं बनती है। अब ये पूछ रहा है कि इंटरनल फ्लोएम तथा इंक्लूडिंग फ्लोएम क्या है। तो इसका आंसर तो है आपके लेप्टाडेनिया पायरोटेक्निका, जो मेरे इंटरव्यू का था क्वेश्चन। और ये आपके होता है जो आपने खींप देखा होगा, खींप जो पाया जाता है खींप, ये उसका बोटनिकल नेम है लेप्टाडेनिया पायरोटेक्निका। अब जब भी आप खींप को देखो तो आप याद करना, एक तो मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था, दूसरा इसका मतलब इसके अंदर इंटरनल फ्लोएम और ये आप इंक्लूडेड फ्लोएम क्या होता है वो मैं अब आपको बताऊंगा। एनाटॉमी के अंदर ये टॉपिक सबसे टफ होता है, मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन यहाँ पे गलत होते हैं। आज की इस क्लास को देख लेना, यहाँ वाले पोर्शन को देख लेना, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो, सबसे पहले इसको अच्छे से समझना। अब देखो, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन गलत होता है। अब देखो, यहाँ दे रखा असामान्य प्राथमिक संरचना या एनामोलस प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब मैंने कहा कि ये आपके एक तो होती है डाइकोट के अंदर, एक तो आपके हम पढ़ेंगे डाइकोट में, दूसरा हम देखेंगे कि मोनोकोट के अंदर कौन कौन सी होती है। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे डाइकोट की। अब मुझे आप ये बताओ, जो एनामोलस जो ग्रोथ होती है जो आपके, वो हम केवल हम देखते हैं वेस्कुलर बंडल के बारे में, बाकी हम किसी के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। तो आपका ध्यान केवल प्लांट के अंदर होना चाहिए वेस्कुलर बंडल के ऊपर। अब आओ वेस्कुलर बंडल के ऊपर, मुझे आप ये बताओ कि डाइकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल का व्यवस्था कैसे होती है, रिंग शेप में होती है या बिखरे हुए होते हैं। तो आपको पता है कि डाइकोट के स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल एक रिंग शेप, मतलब वैसे रिंग लाइक होते हैं, बिखरे हुए नहीं होते हैं। अब अगर आप ये मान लो कि ये जैसे कोई हमारा डाइकोट का स्टेम है, इसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल यहाँ रिंग में पाए जा रहे हैं,
डाइकोट की स्टेम की प्राथमिक संरचना यही है, उसमें रिंग में। अब लेकिन कभी कभार ये हो जाता है कि वेस्कुलर बंडल इसके अंदर ऐसी बिखरी भी हो जाए, मतलब रिंग में भी है और बिखरी हुई है, तो मैं कह सकता हूँ ना स्कर्टेड वेस्कुलर बंडल। या तो इसमें जो बिखरी हुई वेस्कुलर बंडल है ये इसकी एनामोरस ग्रोथ है, ये इसकी असामान्य प्राथमिक संरचना है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि स्कर्टेड वेस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं, डाइकोट प्लांट के अंदर, क्योंकि डाइकोट की मेन विशेषता रिंग शेप है। तो आपको इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, इसके एग्जाम्पल है टी एन पीपी। क्या एग्जाम्पल है? टी एन तमिलनाडु और पंजाब, पीपी। टी का मतलब हो जाएगा थेलिट्रम, एन का मतलब निम्फिया, पी का मतलब पेपेवर, और पेपेवर इसका हो जाएगा पेपरोमिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा डाइकोट के अंदर स्कर्टेड वेस्कुलर बंडल किस किस में होते हैं। तो ये आपके टी एन पी पी। अब उसके बाद और आओ वेस्कुलर बंडल, यहाँ आ रखा आपके इंटरनल फ्लोएम। क्या आ रखा है? इंटरनल फ्लोएम। और इस इंटरनल फ्लोएम का दूसरा नाम होता है मेडुलरी फ्लोएम। तो इसको आप समझो। तो आपको पता है कि जैसे ये आपके कोई एक वेस्कुलर बंडल है, ये आपके बीच में इसकी वेस्कुलर कैम्बियम है, बाहर होता है फ्लोएम और अंदर होता है जाइलम। ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसको मैं असामान्य संरचना नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन क्या हो जाए, कुछ ऐसा चेंज हो जाए कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन हो जाए, जैसे ये हमारा कोई एक वेस्कुलर बंडल है, ये हो गया आपके जाइलम, फ्लोएम एक इधर। फ्लोएम हमेशा बाहर बनता है ना, फ्लोएम हमेशा जाइलम के बाहर बनता है, तो वो तो सामान्य संरचना। लेकिन ये हो जाए कि फ्लोएम जो है वो इस जाइलम के, फ्लोएम जो है वो आपके जाइलम के इस साइड बनना शुरू हो जाए, फ्लोएम जो है वो जाइलम के बाहर भी बने और जाइलम के अंदर भी बनना शुरू हो जाए। तो इसको मैं बोलूंगा इंटरनल फ्लोएम। मतलब फ्लोएम हमेशा तो बाहर बनता है वेस्कुलर कैम्बियम के, मतलब वो एक्सटर्नल फ्लोएम होता है। लेकिन कभी कभार फ्लोएम कुछ प्लांट के अंदर फ्लोएम जाइलम के इस वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की ओर बनना शुरू हो जाता है, उसको मैं बोलूंगा इंटरनल फ्लोएम। अब एक शब्द था इंक्लूडेड फ्लोएम। इंक्लूडेड फ्लोएम का मतलब है कि फ्लोएम जाइलम के अंदर बन जाए। आया समझ में? अब देखो यहाँ दूसरा शब्द मैंने लिखा है मेडुलरी फ्लोएम। मुझे ये बताओ, जैसे ये कोई हमारा एक पेरिसाइकिल है, यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं कई सारे। अब आपको मुझे ये बताओ, ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर इसको हम क्या, इसको हम पित्त बोलते हैं ना, पित्त को हम क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। तो इसको हम तो इसमें जो फ्लोएम होता है वो आपके मेडुला साइड पाया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेडुलरी फ्लोएम। तो ये क्वेश्चन आपके अभी भी पीछे जो अभी आपको पूछ रखा था कि इंटरनल फ्लोएम तथा मेडुलरी फ्लोएम किसमें पाए जाते हैं। तो आपके एक तो आपने आंकड़ा देखा होगा जिसको कैलोट्रोपिस, आपने मिर्ची देखी होगी, लाल मिर्च कैप्सिकम, और आपका ये लेप्टाडेनिया खीप, बिल्कुल सिंपल है, सीसीएल या एलसीसी सीसीएल जो भी आपकी ट्रिक हो। तो इंटरनल फ्लोएम, इसी को हम बोलेंगे मेडुलरी फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम आपके मेडुला या पित्त की ओर पाया जाता है। तो आपके इसका एग्जाम्पल देखो, इंपोर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल है इसका, इंपोर्टेंट है कैलोट्रोपिस, कैप्सिकम और लेप्टाडेनिया। आया समझ में ये आपको? ये मुझे इंटरव्यू में पूछा था और यही आपको पीछे क्वेश्चन ही पूछ रखा था। फिर अगला आपके डाइकोट के अंदर आता है, डाइकोट के अंदर नेक्स्ट इसमें आता है हमारे मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। क्या आता है? मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। अब देखो मेडुला का मतलब क्या, वापिस पित्त। वेस्कुलर बंडल डाइकोट में कहाँ होते हैं? उसके चारों ओर ऐसे रिंग शेप में पेरीसाइकिल के पास में उनका अरेंजमेंट होती है, उनकी व्यवस्था होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल पित्त में आके पाए जाते हैं। अब वो पित्त के अंदर ऐसे रिंग शेप में पाए जा रहे हैं। अब जब वेस्कुलर बंडल पित्त में हो तो उसको बोलेंगे मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, आपकी इसी सेकंड ग्रेड एग्जाम में आगे इसका सेम ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना वहां पे। तो इसकी ट्रिक, इसके एग्जाम्पल की ट्रिक है ए स्क्वायर, मतलब 2 बार ए है, बी स्क्वायर 2 बार बी है, और आर है। अब देखो ए स्क्वायर मतलब ए 2 बार है, दो पादप, दो प्लांट के नाम ए से शुरू, एक आपके अमरेंथस, एक हो जाएगा एकाइरेंथस। देखो नाम बार बार रखने पड़ेंगे, इस टेबल को किसी दीवार पे लटका देना, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पक्के आएंगे, श्योर आएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन हमारा यहाँ से रॉन्ग होता है। तो देखो एमाइरेंथस और एकाइरेंथस, और दूसरा आपके हो जाएगा बी, इसको बी 2 बार है, बी आपके एक हो जाएगा बोहेरिविया, एक हो जाएगा बोगेनविलिया, और एक आपके दे रखा आर, आर का मतलब होता है रेफिनस सेटाइवा, जिसको आप मूली बोलते हो। आया समझ में? तो आपके मेडुलरी वेस्कुलर बंडल किसमें होता है? एमाइरेंथस के अंदर, एकाइरेंथस के अंदर, बोहेरिविया के अंदर और बोगेनविलिया के अंदर।
और रेफिनस सेटाइवा के अंदर ये पाया जाता है। अब उसके बाद और भी है आपके डाइकोट के अंदर। फिर आता है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। मुझे बताओ वेस्कुलर बंडल कहाँ पे पाए जाते हैं डाइकोट के अंदर? तो आपको पता है कि सर वेस्कुलर बंडल पेरीसाइकिल के अंदर पाए जाते हैं वहां पर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो वेस्कुलर बंडल पेरीसाइकिल में तो पाए जा रहे हैं, उसके साथ में वेस्कुलर बंडल जो कॉर्टेक्स है बाहर की ओर वहां अगर पाए जाए तो उसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। आरपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं, उसमें सीधा यही आता है निक्टेंथस के अंदर। यहाँ मैंने 3 दे रखे हैं, केजुराइना, निक्टेंथस और लेथाइरस। केजुराइना, निक्टेंथस और लेथाइरस। अब केजुराइना के अंदर आपने पढ़ा होगा स्टेम नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला प्लांट फिजियोलॉजी का, वहां आपने पढ़ा होगा कि केजुराइना के अंदर स्टेम के ऊपर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया आके सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना कि कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल केजुराइना के अंदर, निक्टेंथस और लेथाइरस के अंदर, ये था डाइकोट के अंदर। अब उसके बाद आता है आपके मोनोकोट। तो मोनोकोट के अंदर आपको क्या होता है ध्यान रखना है कि मोनोकोट के अंदर जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होती है वो आपके रिंग शेफ वेस्कुलर बंडल। लेकिन मोनोकोट के अंदर नॉर्मली क्या होता है, तो आपको पता है कि मोनोकोट के अंदर नॉर्मली वेस्कुलर बंडल उस पिथ के अंदर से बिखरी हुई होते हैं, मतलब स्केटर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ तो ये रिंग शेफ में पाए जा रहे हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं पोएसी फैमिली, जो हम लोग खेती करते, जैसे बाजरा है, गेहूं है, ज्वार है, शुगर कैन है, बंबू है, मतलब जो पोएसी फैमिली के प्लांट है, जो पोएसी का दूसरा नाम ग्रेमिनेसी है, तो मतलब पोएसी फैमिली के प्लांट के अंदर रिंग शेफ वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब इसको आप ऐसे भी याद कर लो, इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि मोनोकोट के अंदर यूजली सामान्य रूप से वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं। लेकिन जिन प्लांट की हम खेती करते हैं, जैसे हमारे बाजरा, गेहूं, ज्वार, मक्का, अब हम उसके चारों ओर ऐसे रिंग, मतलब हम उसके चारों ओर पूरी बार करते हैं ना, खेत के चारों ओर एक रिंग के रूप में। तो ऐसे याद कर लो कि मतलब हम जो हमारी खेती योग्य जो क्रॉप होती है, जिसको हम मतलब जिन प्लांट को हम क्रॉप के रूप में यूज लेते हैं, हम उनके चारों ओर हमेशा घूमते रहते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, एक रिंग के बल्ले के रूप में, रिंग के रूप में उनमें रिंग शेप पाए जाते हैं। मोनोकोट वाले कम पूछे हुए हैं, डाइकोट वाले आपके ज्यादा पूछे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे, मतलब मेरा इंटरव्यू था तो मैं इसमें कंफ्यूज हुआ था। मुझे पूछा ये था कि मतलब कि एनामोलस, क्या पूछा था मुझे, हाँ मुझे ये पूछा था कि एनामोलस ग्रोथ क्या होती है, और फिर पूछा था कि सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पाई जाती है। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, देखो दो चीजें डिफरेंट है। एक तो है एनामोलस स्ट्रक्चर। एनामोलस स्ट्रक्चर का पाया जाना इसका मतलब ये नहीं कि उस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। एनामोलस स्ट्रक्चर पाई जा रही है वो तो ठीक है, एक सामान्य करेक्टर है। लेकिन इसके अंदर अपन ने कहीं यहाँ पे एग्जाम्पल देखा भाई, ड्रेसिना जक्का अपन ने कहीं नहीं पढ़ा ना। इसका मतलब एनामोलस स्ट्रक्चर होना अलग है, और एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ हम उसको इसलिए बोलते हैं कि जैसे मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन कभी कभार जैसे ड्रेसिना यक्का के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए तो मैं उसको बोल सकता हूँ असामान्य द्वितीयक वृद्धि। तो इसलिए मैं इंटरव्यू में यहाँ पे मैं कंफ्यूज, मुझे पूछा था कि एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है। तो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ ड्रेसिना और यक्का के अंदर होती है, लेकिन पोएसी फैमिली के अंदर एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। यहाँ पर क्या होती है, आपके एनामोलस स्ट्रक्चर पाई जाती है, मतलब यहाँ पर संरचना पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको मैंने एक टेबल के रूप में पूरा समझा दिया है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक बार वापिस पूरा बता देता हूँ। एनामोलस प्राइमरी स्ट्रक्चर एक होगी डाइकोट में, एक होगी मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट में कुछ नहीं, जो आप क्रॉप हमारी है जो पोएसी फैमिली, उसमें रिंग शेप पाए जाते हैं, सामान्य रूप से स्केटर्ड होते हैं। डाइकोट के अंदर आओ, डाइकोट में कैसे होते हैं, पहले आप सोचो कि सामान्य कंडीशन क्या है। सामान्य कंडीशन है कि वेस्कुलर बंडल से रिंग में पाए जाएंगे डाइकोट के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो बिखरे हुए पाए जा रहे हैं। तो ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक थी TNPP। टी का मतलब थैलिक्ट्रम, एन का मतलब निम्फिया, पेपेवर और पेपरोमिया। उसके बाद अगला हमारा था इंटरनल फ्लोएम, मतलब फ्लोएम जाइलम के सॉरी वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर बन रहा है, ये असामान्य है। और फ्लोएम, इसका मतलब जब वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर बन रहा है, इसका मतलब वो मेडुला की ओर बन रहा है, इसका मतलब पित्त की ओर बन रहा है, उसको हम बोलेंगे मेडुलरी फ्लोएम। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। जब भी आप आंकड़ा देखो तो कैलोट्रोपिस, इसके अलावा आपने से मिर्ची देख ली तो कैप्सिकम, उसके अलावा आपका लेप्टाडेनिया कई बार एग्जाम में पूछा, जैसे आपके अभी पूछा हुआ। इस लेप्टाडेनिया को सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ, एक आपके और क्वेश्चन आएगा आगे वापिस, सेम रिपीट क्वेश्चन आएगा। फिर तीसरा आता है मेडुलरी फ्लोएम। तो ये आपके ऐसा फ्लोएम जो आपके मेडुला में पाए जाते हो, मतलब पित्त में पाए जाते हो। तो आपके ये अमरेंथस, एकाइरेंथस, बोगेनविलिया, बोहेरिविया और रेफिनस सेटाइवा। उसके बाद आपके मतलब ऐसे वेस्कुलर बंडल जो कॉर्टेक्स में पाए जाते हो, उसको हम बोलेंगे मतलब वल्कुट के अंदर।
तो आपके केजुराइना, निक्टेंथस और लेथाइरथस, और ये आपके हो गया रिंग शेप पोएसी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसने यही पूछा था यहाँ पर कि इंटरनल फ्लोएम किसमें पाए जाते हैं, और दूसरा साथ में पूछा था कि इंक्लूडेड फ्लोएम। तो एक ही बात है, ये आपके लेप्टोडेनिया पायरोटेनिका, जिसको आप खींप कहते हो। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, अगले वाले को। एब नॉर्मल, देखो आगे ना, एब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, एब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। अब आपने जस्ट पीछे देखा होगा, वहां पर यक्का का दे रखा था। असामान्य द्वितीयक वृद्धि किसमें होती है, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ। इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था। ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखो आप, यहाँ ये पूछ रखा ना कि मोनोकोट प्लांट हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ, इसका मतलब ये एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है। यहाँ दे रखा था यक्का के अंदर, मैंने आपको 2 एग्जाम बताए थे, यक्का और ड्रेसिना, और यहाँ पर इन्होंने वापिस पूछ लिया आपके, यहाँ इस क्वेश्चन वापिस पूछ लिया, या यक्का नहीं दिया, यहाँ इन्होंने ड्रेसिना को दिया है। तो ड्रेसिना मोनोकोट का प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी होती है, इसका ये हो जाएगा। कुकर बीटा आपके डाइकोट है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। आपने जैसे है ना, ये आपके जैसी तरबूज होते हैं, हमारी ककड़ी है, ये सब कुकर बीटा में आते हैं। हेलियंथस आपके सूरजमुखी के अंदर है, ये टिटिकम आपका गेहूं है, उसमें ऐसी भी नहीं होती है। तो इसका राइट हो जाएगा आपके 1 नंबर, ठीक है ना, इसका राइट हो जाएगा 1 नंबर। तो 1 नंबर इसका राइट ऑप्शन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू। ये एनाटॉमी का है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने मेरिस्टेम टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा। ये कह रहा है कि परिपक्व ऊतकों के मध्य पाए जाने वाले प्राथमिक विभजोतक का उदाहरण है। अगर इसको आपको समझ नहीं आता तो एक बार देख लो, फिर मैं बता देता हूँ कि परिपक्व ऊतकों के मध्य पाए जाने वाले प्राथमिक विभजोतक का उदाहरण क्या है। इसको अच्छे से सोल्व करके बताओ मुझे। परिपक्व ऊतकों के मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम का कौन सा एग्जाम्पल जो परमानेंट टिश्यू या परिपक्व ऊतक के बीच में पाया जाता है। तो देखो, जिसको आता है उसने सोल्व कर लिया होगा, नहीं आता उसको मैं करा देता हूँ। इधर देखो आप, जब बात आती है मेरिस्टेम की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब बात आती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो जो मेरिस्टेमेटिक यानी जो विभजोतक टिश्यू होते हैं, वो आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपके एक तो आपके सॉरी मैं गलत बोल गया, जब बात आती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो उसका एक आपने पढ़ा होगा, इसका क्लासिफिकेशन, इसका क्या आता है, वर्गीकरण आता है, इसका क्लासिफिकेशन आता है। उस क्लासिफिकेशन में से एक टाइप होता है ओरिजिन के आधार पर। इस क्लासिफिकेशन में एक टाइप होता है कि विभजोतक उत्तक का, विभजोतक उत्तक के प्रकार ओरिजिन के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, तो ओरिजिन के आधार पर, ओरिजिन, अच्छा यहाँ ये अपने पोजीशन के आधार पर। वापस देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसका जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं तो कई प्रकार का होता है। उसमें एक होता है आपके ओरिजिन के आधार पे, उसमें हम पढ़ते हैं प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। उसके बाद एक आता है पोजीशन के आधार पर। तो जब हम उसकी पोजीशन के मतलब स्थिति के आधार पर, पोजीशन या स्थिति के आधार पर, जब आप स्थिति के आधार पर, जब आप विभजोतक उत्तक का क्लासिफिकेशन करोगे स्थिति के आधार पर, तो इसमें आपका एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है आपके एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा आपके होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड आपके इसमें होता है लेटरल मेरिस्टेम। क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अब देखो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते बताता हूँ। जो आपके एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये आपके 2 प्रकार का होता है। एक होता है सूट मेरिस्टेम, इसको हम बोलेंगे सूट अपेक्स, और एक आपके होता है रूट अपेक्स, एक होता है रूट अपेक्स। अब देखो, जो सूट अपेक्स होता है ये तो स्टेम के टिप पे होगा, ये होगा आपके रूट के टिप पे। इसका काम क्या है भाई, एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है, तो एपिकल मेरिस्टेम का काम होता है प्लांट की लंबाई को बढ़ाना। क्या करता है, प्लांट की लंबाई को बढ़ाना इसका काम होता है। और जो आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ये आपके कहा देखो, इसका भी काम होता है प्लांट की लंबाई को बढ़ाना। क्या काम होता है इसका, प्लांट की लंबाई को बढ़ाना। और ये जो दोनों मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये दोनों आपके एग्जांपल होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के। ये दोनों किसके एग्जांपल है, ये दोनों प्राथमिक विभजोतक उत्तक के एग्जांपल है, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम के उदाहरण है। और जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो हमेशा प्लांट की लंबाई बढ़ाता है, मतलब
किसी भी पादप की प्राथमिक वृद्धि क्या है, उसकी लंबाई बढ़ना, वो उसकी प्राइमरी है। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये आपके एग्जाम्पल होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम का। किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मेरिस्टेम का। अब देखो यहाँ हमने पढ़ा कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का काम होता है प्लांट की लंबाई को बढ़ाना। तो आपके जो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इसका जो मुख्य काम होता है, ये आपके काम हो जाएगा प्लांट की मोटाई को बढ़ाना। क्या काम है? प्लांट की मोटाई को बढ़ाना। और जब प्लांट की जब मोटाई बढ़ती है तो वो आपके होती है प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जो की जाती है वो आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम द्वारा होती है, और जो प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट की लंबाई बढ़ना, वो होती है आपके प्राइमरी मेरिस्टेम के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि परिपक्व ऊतकों के बीच में कौन सा टिश्यू पाया जाता है। अब देखो मैं आपको ये समझाता हूँ, रटना नहीं है। जैसे ये कोई प्लांट था, यहाँ पर ये एक कोई पहले ये आपका पाया जा रहा है एपिकल मेरिस्टेम। ये कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम। अब यहाँ पे इसके लेटरल साइड के अंदर जो तना होता है उसकी यहाँ लेटरल, यहाँ आपके पाया जाता है लेटरल मेरिस्टेम। इसका काम प्लांट की मोटाई बढ़ाना, इसका काम प्लांट की लंबाई बढ़ाना। अब देखो यहाँ पर इसमें कोशिका विभाजन कंटिन्यू वे में होता रहता है, तो होगा क्या, धीरे धीरे प्लांट की लंबाई बढ़ेगी। ये एपिकल मेरिस्टेम जो पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ आ जाएगा। अब क्या होता है समय के साथ में, ये जो एपिकल मेरिस्टेम, जैसे हमने माना कि यहाँ पर 100 सेल थी, है ना, हमने माना कि इसके इस एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर 100 कोशिकाएं थी। अब इसमें से क्या होता है, लगभग 80 कोशिकाएं जो है, जो 80 सेल है वो तो ऊपर आ जाती है, लेकिन पीछे 20 सेल वो यहाँ पे पीछे रह जाती है। और ये जो 20 सेल जो यहाँ पीछे रहती है, अब इनके चारों प्लांट की मोटाई बढ़ी है, तो यहाँ पर कुछ मतलब कुछ स्थायी ऊतकों का निर्माण हुआ, कहने का मतलब मैच्योर टिश्यू का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैच्योर टिश्यू का निर्माण हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि एपिकल मेरिस्टेम के चारों ओर, एपिकल मेरिस्टेम के चारों ओर परिपक्व टिश्यू का निर्माण हो गया, या परमानेंट टिश्यू का निर्माण हो गया। अब यही एपिकल मेरिस्टेम कहलाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब एक चीज और ध्यान रखो, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ये आपके कहाँ पाया जाता है? ये आपके एक पाया जाता है नोड के ऊपर, दूसरा आपके इंटर नोड के ऊपर पाया जाता है। इंटर नोड के ऊपर पत्तियों का जो किनारा होता है, ये मार्जिनल के ऊपर पाया जाता है। अब आपका मैं इसको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने क्या लिखाया था? लिखाया ये था कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। आपने घास को काटा है, हमने घास को काटा होगा ना, तो हम जैसे हम जब घास की कटिंग करते हैं, तो उसके बाद में भी वो घास की वृद्धि होती है, उसकी मतलब लंबाई बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है? वो इसलिए बढ़ती है कि वहां पर उसके मैच्योर टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, वो उसकी लंबाई को बढ़ाता है। हमें पता है कि एपिकल मेरिस्टेम तो उस प्लांट के सबसे टिप पे होगा, लेकिन हम जब घास को काटते हैं, हम घास को यहाँ से बीच से काटते हैं ना, हम घास को यहाँ बीच में से कट करते हैं ना, लेकिन फिर भी अब उसका एपिकल मेरिस्टेम तो कट हो गया, लेकिन फिर भी प्लांट की लंबाई बढ़ रही है। वो प्लांट की लंबाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम अपने आप में एपिकल मेरिस्टेम का छोटा सा भाग होता है। अब और बताता हूँ, कुछ घासें ऐसी होती है जिनकी लंबाई जल्दी बढ़ती है, कुछ की कम बढ़ती है। उसका कारण ये है, जहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की सेल ज्यादा होगी उसकी लंबाई, उसकी वृद्धि ज्यादा होती है, जहां पर कम होती है उसकी वृद्धि कम होती है। तो ये आपको आया समझ में? क्वेश्चन हमारे को यही पूछा था कि मतलब परिपक्व टिश्यू के बीच में कौन सा होता है, तो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इसको सोल्व करो। अकॉर्डिंग टू ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, प्लान ऑफ सेल डिवीजन इन ट्यूनिका जोन। करो इसको सोल्व। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं रखते उस टाइम जब हम इसको पढ़ते हैं तब। तो ये आपके जो आपके एपिकल मेरिस्टेम की छोरियां है, जो आपके छोरी है, वहां से आया है ट्यूनिका कार्पस छोरी से। देखो इधर आपका जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है, मेरिस्टेम टिश्यू के लिए कई प्रकार की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ते हो हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन जो थ्योरी होती है वो हेस्टिन ने दी थी, और वो रूट अपेक्स के ऊपर लागू होती है, शूट अपेक्स पर लागू नहीं होती है। उसके बाद दूसरी इसमें आपकी थ्योरी आती है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। कौन सी थ्योरी आती है? ट्यूनिका। दूसरी आपकी थ्योरी आती है इसके अंदर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी मतलब सिद्धांत। अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर एक चीज, ये जो थ्योरी है वो देने वाले भाई का, उस भाई का नाम था स्मिथ। क्या नाम था उसका? उसका स्मिथ नाम था। इस भाई, इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्मिथ, या स्मिथ, या स्मिथ, जो भी आप बोलो।
दूसरा आता है ये थ्योरी किस पे लागू होती है, तो ये थ्योरी जो आपके है वो थ्योरी ये शूट अपेक्स पे लागू होती है। कहाँ लागू होती है? ये शूट अपेक्स के ऊपर ये थ्योरी लागू होती है, रूट अपेक्स पे नहीं होती है, क्योंकि रूट अपेक्स पर थ्योरी लागू होती है आपके हिस्टोजन थ्योरी। कौन सी? जो हिस्टोजन थ्योरी है वो आपके रूट अपेक्स पे लागू होती है। ये जो थ्योरी थी ट्यूनिका कार्पस, इस थ्योरी के अनुसार इसमें दो, इस थ्योरी के अनुसार शूट अपेक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं। किसके? इस थ्योरी के अनुसार शूट अपेक्स में दो पार्ट होते हैं, एक तो आपके होता है ट्यूनिका, एक होता है ट्यूनिका, और दूसरा आपके इसके अंदर होता है कॉर्पस। कौन सा पार्ट होता है? एक होता है ट्यूनिका, एक होता है कॉर्पस। जो ट्यूनिका पार्ट होता है वो तो आपके आउटर पार्ट होता है, बाह्य पार्ट होता है, और जो कॉर्पस होता है वो आपके इसका इनर या मतलब इसका आंतरिक पार्ट होता है। अब आप देखो, अब आपको पता है कि जो कॉर्पस पार्ट होता है बाहरी है, इसका मतलब इस कॉर्पस पार्ट के द्वारा आपके एक्टोडर्मिस का निर्माण किया जाता है, सॉरी अपने बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। इसका मतलब ये जो ट्यूनिका पार्ट है इसके द्वारा एपिडर्मिस का निर्माण किया जाता है, मतलब जो आपके बाह्य त्वचा होती है उसका निर्माण किया जाता है। और ये जो एपिडर्मिस होती है ये हमेशा एक लेयर से बनी होती है, मतलब ये एक परत होती है। अब यहाँ पर हम ऐसा कौन सा विभाजन करें, अब यहाँ पर हम ऐसा कौन सा विभाजन करें कि ये जो ट्यूनिका पार्ट ये हमेशा एक ही लेयर का बना रहे। अब इस ट्यूनिका पार्ट का काम क्या होता है? इस पार्ट का काम होता है जो उसके ऊपर जो उसका सरफेस एरिया है, जो उसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इसके अंदर जो विभाजन होता है उसका नाम होता है एंटीक्लिनल। क्या नाम होता है? एंटीक्लिनल डिवीजन। इसके अंदर एंटीक्लिनल विभाजन होते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलोगे अपनत विभाजन। तो अब जो ये एंटीक्लिनल होते हैं ये आपके जैसे ये कोई सेल है ये इसके लंबवत होते हैं इस प्रकार से। ये जो सेल है ये इसके 90 डिग्री के ऊपर एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं। किसके अंदर? ट्यूनिका के अंदर। ट्यूनिका में एंटीक्लिनल क्यों होता है? क्योंकि एंटीक्लिनल डिवीजन से सरफेस एरिया बढ़ता है, उसकी मतलब लेकिन परतों की संख्या नहीं बढ़ती है। तो जो ट्यूनिका पार्ट होता है उसका मुख्य काम है सरफेस एरिया बढ़ाना, तो उसमें डिवीजन भी वही होगा जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। और जो आपके कॉर्पस पार्ट होता है इसके द्वारा आपके कॉर्टेक्स का निर्माण किया जाता है, एंडोडर्मिस का निर्माण किया जाता है, पेरिसाइकिल का होता है, पिथ का होता है। यहाँ पर तो आपको अलग अलग परतें बनानी पड़ेगी ना भाई, कॉर्टेक्स की अलग परत होगी, आपके पेरिसाइकिल की अलग परत होगी, मतलब सब अलग अलग यहाँ परतें बन रही है। तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पे आपके एंटीक्लिनल डिवीजन भी होगा, साथ में पेरिक्लिनल भी होगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन वाले ने ये पूछा था, क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के अनुसार ट्यूनिका क्षेत्र में कौन सा डिवीजन होता है? तो हमने अभी पढ़ा कि ट्यूनिका के अंदर होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। क्यों होता है? क्योंकि ट्यूनिका पार्ट का काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, और सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है आपके एंटीक्लिनल डिवीजन। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पूछा ये है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछा गया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट से पढ़ो इसको। फर्स्ट दे रखा है फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का गमन सदैव एक दिशीय होता है। सेकंड दे रखा है फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का गमन द्विदिशीय, यहाँ दे रखा एक दिशीय मतलब एक दिशा में, यहाँ दे रखा द्विदिशीय, ठीक है। थर्ड दे रखा जाइलम में जल का गमन सदैव एक दिशीय होता है, ठीक है। उसके बाद अगला इन्होंने पूछा है कि जल तथा सुक्रोज के अतिरिक्त अन्य यौगिकों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है। अब मुझे आप इसको सोच के बताओ, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन को आप, अब देखो मैक्सिमम बच्चे लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। अब जैसे मेरे पास ये एक कोई प्लांट है, ये इसके नीचे रूट है, ये इसकी लीफ है, ये इसकी लीफ है। लीफ का काम क्या होता है बताओ? तो आपको पता है सर लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाना। इसका मतलब भोजन लीफ में बन रहा है, रूट में बन रहा है, भोजन लीफ में बन रहा है। भोजन को ले जाने का काम कौन करेगा? तो आपको पता है सर जो फ्लोएम होता है वो भोजन को ले जाने का काम करता है। अब मुझे बताओ ये फ्लोएम, जैसे इस लीफ में फ्लोएम पाया जा रहा है, इस फ्लोएम का काम क्या है? भोजन को लेके जाना। मुझे बताओ फ्लोएम भोजन को इस एक दिशा में लेके जाएगा या इसको इधर भी लेके आएगा, इसको ऊपर भी ले जा सकता है, इसको इधर भी ले जा सकता है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब देखो ये जैसे कोई आपका स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर वाले पार्ट में कोई लीफ नहीं है। आप सोचिए इस स्टेम के ऊपर वाले पार्ट में कोई लीफ नहीं है, इसका मतलब ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऊपर
भोजन नहीं बन रहा है, इसका मतलब भोजन को नीचे से प्लांट को ऊपर भेजना पड़ेगा। तो जो फ्लोएम होता है वो भोजन को यहाँ से ऊपर क्यों लेके जाएगा, एक तो अगर ऊपर लीफ नहीं है तो, दूसरा इस फ्लोएम को अगर इसके जैसे कोई एक प्लांट ऐसा है उस प्लांट के केवल एक साइड लीफ है दूसरी साइड लीफ नहीं है, तो भोजन को इधर भी लाना पड़ेगा। तो भोजन को लेटरल साइड में लाने के लिए फ्लोएम भोजन को इधर भी ला सकता है। अब यहाँ रूट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकती, रूट को भी भोजन चाहिए ना, तो फ्लोएम भोजन को नीचे भी ले जा सकता है। इसका मतलब फ्लोएम के द्वारा फूड का जो परिवहन है वो दोनों दिशाओं में किया जाता है। पूछा क्या था, कौन सा कथन गलत है, इसका मतलब ये दिया ना, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का गमन सदैव एक दिशा नहीं होता है, आवश्यकता पड़ने पर दो दिशाओं में भी हो सकता है। और जाइलम में जल हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, ये तो हम सबको पता है, जल ऊपर कहाँ है, जल हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, और ये भी बात सही है। तो यहाँ पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि फ्लोएम द्वारा भोजन को ऊपर भी ले जाया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर सदैव नीचे नहीं लाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, ये देखो वापिस आया, मेडुलरी बंडल इज फाउंड इन, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मेडुलरी बंडल के अंदर मैंने कहा था ए स्क्वायर, फिर बताया था बी स्क्वायर, फिर बताया था आर। हमने आर का मतलब पढ़ा था रेफिनस सेटाइवा, हमने बी में दो पढ़े, एक हमने पढ़ा था बोहरेविया, एक हमने पढ़ा था बोगेनवेलिया, और ए में हमने दो पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने एकाइरेंथस, एक हमने पढ़ा था अमरेंथस। ये हमने पढ़े थे एग्जाम्पल किसके, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। कहने का मतलब वेस्कुलर बंडल हमेशा कहाँ होते हैं, जैसे ये आपका कोई एक है पेरिसाइकिल है, वेस्कुलर बंडल हमेशा यहाँ रिंग के रूप में पाए जाते हैं डाइकोट के अंदर, लेकिन कभी कभार क्या होता है वेस्कुलर बंडल यहाँ मेडुला के अंदर भी पाए जाते हैं, मतलब उसकी पित्त के अंदर, पित्त को आप मेडुला बोलते हो। तो ये बोला कि मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, यहाँ आपके इन जो ये 5 एग्जाम्पल है उनमें से बोहरेविया दे रखा है, इसका हो जाएगा बोहरेविया। मैंने कहा था ना क्वेश्चन वापिस आएगा, अभी 2 क्वेश्चन और आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रखा, क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड, क्रेंज एनाटॉमी किसमें होती है, देख लो, जिसको आता हो सोल्व करो, नहीं आता उनको मैं कराता हूँ। क्रेंज एनाटॉमी, इधर देखो, क्रेंज का मतलब होता है माला, क्या होती है, माला, या मैं तो बोल सकता हूँ ये घेरा, एक स्पेशल घेरा। आपने देखा होगा जैसे कोई शहीद होता है तो नेता लोग आते हैं, वो ऐसा एक अपने माला लेके आते हैं, ऐसा है ना, वो उसके ऊपर जाके ऐसे उसको ऐसे ये अपने उसको अर्पित करते हैं, तो वो क्या ऐसे क्रेंज है। तो इसका मतलब माला या घेरा, तो ये समझ। अब ये कहाँ पाई जाती है, तो मैं कह रहा हूँ ये आपके प्रेजेंट होती है C4 प्लांट में। कहाँ पाई जाती है, ये C4 प्लांट में पाई जाती है। आगे मैं आपको देखो रटना नहीं है C4 में क्यों, मैं आपको आगे इसका कारण बताऊंगा। C4 में पाई जाती है। दूसरा क्या होता है, अब ये क्यों पाई जाती है आप वो सोचो। क्रेंज का मतलब होता है माला। C4 के अंदर क्या होता है कि C4 के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है, C4 प्लांट के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, वो आपके दो अलग अलग सेल में होती है। एक तो आपकी होती है मीजोफिल सेल के अंदर, एक तो आपकी होती है मीजोफिल सेल के अंदर, दूसरी आपकी ये होती है बंडल, देखो इसकी मतलब बंडल शीथ सेल है ना। एक आपकी होती है मीजोफिल सेल के अंदर, एक होती है बंडल शीथ सेल के। अब जैसे दूसरे जैसे C3 प्लांट है जिसमें C3 साइकिल होती है, वहां पर फोटोसिंथेसिस केवल मीजोफिल सेल में पाई जाती है। लेकिन क्या होता है कि C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस दो सेल में होती है, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। अब देखो मीजोफिल सेल के अंदर आपके यहाँ पे पाया जाता है एंजाइम कौन सा, PEP, पेप्केज एंजाइम। पेप्केज एंजाइम का काम होता है बाहर से CO2 को, भाई बाहर स्टोमेटा से CO2 अंदर आएगी, इस CO2 को फिक्स करेगा और ये आपके बना देगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। आपने पढ़ रखा होगा कि C4 प्लांट में C4 साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब जो बंडल शीथ सेल होती है इसको हमने ये जो बंडल शीथ सेल होती है इसके अंदर आपके एंजाइम पाया जाता है रूबिस्को। कौन सा एंजाइम होता है इसके अंदर, इसके अंदर एंजाइम होता है रूबिस्को। अब आपको पता है रूबिस्को क्या करेगा, रूबिस्को भी CO2 को ग्रहण करेगा, CO2 को फिक्स करेगा, और यहाँ पे आपके CO2 को फिक्स करके ये आपके बना देता है ग्लूकोज। क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है, मतलब शुगर बना देता है। अब इसका मतलब मैं कह सकता हूं जहां पर रूबिस्को एंजाइम है वहां तो चलती है C3 साइकिल, जहां पर पेप्केज एंजाइम है वहां पे चलेगी C4 साइकिल। इसका मतलब मैं कह सकता हूं C4 प्लांट के अंदर C4 साइकिल चलती है मीजोफिल सेल के अंदर, तथा C3 साइकिल चलती है बंडल शीथ सेल के अंदर। अब आप देखो क्रेंज एनाटोमी का मतलब है ये, जैसे ये आपके कोई जाइलम है, ये जाइलम और फ्लोएम है, इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर
इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर इस प्रकार की स्पेशल सेल पाई जाती है। तो इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर इस प्रकार के घेरे के रूप में एक स्पेशल प्रकार की सेल पाई जाती है, इसको हम बोलेंगे बंडल शीथ सेल। इसको हम क्या बोलेंगे? बंडल शीथ सेल। तो बंडल शीथ सेल क्या है? बंडल शीथ सेल वेस्कुलर बंडल के चारों ओर पाई जाने वाली माला नुमा या घेरे नुमा सेल को बोलेंगे बंडल शीथ सेल। इसी को हम बोलेंगे क्रेंच एनाटोमी। इस ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे क्रेंच, मतलब क्रेंच यानी माला जैसा। अब ये जो बंडल शीथ सेल होती है ये मीजोफिल सेल से थोड़ी अलग होती है। क्या होती है? नंबर एक, ये आपके थोड़ी थिक होती है, मतलब ये मोटी होती है। दूसरी इसकी स्पेशल विशेषता क्या है? इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार से और भी इसके अंदर कई सारी विशेषताएं है, यहाँ आपको इतनी ध्यान रखनी है। अब देखो, अब आपने पढ़ा होगा कि C4 साइकिल के अंदर, आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर कि जो C2 साइकिल होती है, जिसको आप प्रकाश श्वसन बोलते हो, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हो, वो कहाँ एब्सेंट होती है? तो आप लोग पढ़ते हो कि सर C4 साइकिल या सॉरी C4 प्लांट के अंदर C2 साइकिल एब्सेंट होती है। कभी सोचा कारण क्या है? रटो मत इन चीजों को, मैं अभी से कह रहा हूँ, बायोलॉजी नहीं रटना अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो। आपने कई बार ये मतलब पढ़ रखा होगा कि C2 साइकिल या जो फोटो रेस्पिरेशन है या जो प्रकाश श्वसन है वो आपके C4 प्लांट में एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है उसका कारण सोचो। अब आप मुझे बताओ कि C2 साइकिल क्यों चलती है? भाई प्रकाश श्वसन क्यों होता है? तो आपने कहा कि सर जब रूबिस्को एंजाइम के पास में, जब रूबिस्को एंजाइम के पास में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपके चलेगी C2 साइकिल या प्रकाश श्वसन। इसका मतलब मैं अगर कोई एक ऐसा उपाय निकालकर रूबिस्को एंजाइम के पास में मैं ऑक्सीजन को कम कर दूं और CO2 को मैं कर लूं ज्यादा, उस प्लांट में कभी C2 साइकिल नहीं होगी। तो प्लांट ने यही किया कि अपनी उसने फोटोसिंथेसिस को दो अलग अलग सेल में किया। उसने सबसे पहले यहाँ CO2 को फिक्स किया, फिर रूबिस्को एंजाइम जो होता है, रूबिस्को एंजाइम इसने क्या किया, खुद ये चला गया बंडल शीथ सेल के अंदर। अब बंडल शीथ सेल के अंदर ये चारों ओर से ऐसे पूरा ऐसे ये घिरा हुआ है। अब इसके अंदर आपके पाया जा रहा है रूबिस्को एंजाइम। अब इसके अंदर बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ ही नहीं सकती है। सर तो CO2 कहां से मिलेगी इसको? CO2 इसके अंदर जो आपके जो श्वसन की क्रियाएं चलती है वहां से CO2 बाहर निकलेगी। जैसे हमारे अंदर पे क्या जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वहां से CO2 बाहर निकलती है। तो प्लांट ने उस CO2 को बाहर भेजने की, उस CO2 को बाहर भेजने की बजाय उसने इसको अपने अंदर यहाँ पे स्टोर कर दिया। और यहाँ पे पाया जाता है CO2 पंप, जो बाहर से आने वाली CO2 को इसके अंदर डालता रहता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन होता नहीं है, केवल CO2 होती है, इसलिए यहाँ पर आपके C2 साइकिल एब्सेंट होती है। तो आया समझ में? क्वेश्चन यही पूछा था क्रेंच एनाटॉमी। अब मुझे याद आ रहा है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वाला एग्जाम था शायद, या 2014 वाले में पूछ रखा है कि C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं। तो C4 प्लांट कौन कौन से है? आपके ये मोनोकोट प्लांट में पाई जाती है। C4 प्लांट आपके मोनोकोट प्लांट होते हैं मैक्सिमम, जैसे आपके मेज है, मतलब ये पोएसी फैमिली वाले। अब मुझे एग्जाम्पल बताना, डाइकोट प्लांट कौन कौन से है जिनके अंदर C4 साइकिल पाई जाती है। अगर आपने थ्योरी की क्लास पढ़ा है तो मुझे बताना। मैंने इतना बता दिया कि C4 साइकिल में क्रेंच एनाटॉमी होती है, और जो C4 प्लांट होते हैं वो मैक्सिमम आपके मोनोकोट प्लांट होते हैं, स्पेशली पोएसी फैमिली के। आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर कौन कौन से डाइकोट प्लांट है जिनके अंदर C4 मतलब कौन कौन से प्लांट है डाइकोट जो C4 प्लांट होते हैं या C4 साइकिल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है द लिविंग, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा भाई, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल हैविंग लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीजन सो रीगेन रीअगेन द कैपेसिटी टू डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशन, दिस फिनोमिनन इज नोन एज ए टर्म एज ए। हिंदी देख लो, सजीव विभेदित कोशिकाएं जिन्हें विभाजन की क्षमता खो दी हो कुछ परिस्थितियों में पुनः विभाजन की क्षमता प्राप्त कर ले, उस घटना को क्या कहेंगे? यहाँ से मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन होता है गलत। एक तो मैंने वो बताया एनामोलस ग्रोथ, दूसरा यहाँ से इसमें बच्चे तुक्के मार तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा। तो इसको समझने के लिए पहले यहाँ आओ। देखो प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है आपके, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अब देखो यहाँ मैंने लिखा अविभेदित उत्तक, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ये एक कोई टिश्यू है, इसके अंदर कई प्रकार की सेल पाई जा रही है, इसके अंदर कई प्रकार की सेल। अब आपने पढ़ा होगा कि भाई जैसे हम टिश्यू किसको बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि कोशिकाओं का समूह
जिनका कोई कार्य फिक्स नहीं है, मतलब एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह, या ऐसा ऊतक जिसके अंदर कई सारी कोशिकाएं पाई जाती है लेकिन किस कोशिका को क्या आगे चल के काम करना वो अभी तक फिक्स नहीं है, उसको बोलेंगे हम अविभेदित ऊतक। अब यहाँ पर मैं हमारे पास एक ऊतक और है, इसके अंदर भी ये कई सारी कोशिकाएं पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर इस सेल को पता है कि मुझे आगे चल के जाइलम बनाना है, इस सेल को पता है कि मुझे आगे चल के फ्लोएम बनाना है, इसको पता है कि मुझे आगे चलकर पेरेन्काइमा सेल के रूप में कार्य करना है, इसको पता है कि मुझे आगे चलकर कोलेनकाइमा सेल बनानी है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है? ऐसी सेल जिसको आगे चल के, मतलब ऐसा ऊतक जिसके अंदर पाई जाने वाली सेल को पता है कि आगे चल के हमें क्या कार्य करना, मतलब उनका विभेदन हो रखा है अलग अलग काम के लिए, उसको बोलेंगे विभेदित ऊतक। तो वो आपके होगा परमानेंट टिश्यू। अच्छे से समझना, ऐसी कोशिकाएं जिसके ऐसा ऊतक जिसके अंदर पाई जाने वाली सेल का अभी काम फिक्स नहीं है, हो सकता है ये सेल आपके जाइलम बनाए, हो सकता है ये फ्लोएम बनाए, मतलब इनका कोई काम फिक्स नहीं है, इसको हम बोलेंगे अविभेदित ऊतक। और जो आपको ये तो आपको पता होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ये नॉर्मल बात है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि अविभेदित ऊतक और विभेदित ऊतक क्या होता है, इसकी इंग्लिश को ध्यान में रखना, अभी से कह रहा हूं मैं, इसको बोलेंगे अनडिफरेंशिएटेड, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटेड। अब आप इस लॉजिक को समझो, इसको समझो, यहां से आपका क्वेश्चन ये वाला सॉल्व होगा। मैंने देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब इनकी सेल का कोई काम फिक्स नहीं है, अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। ये टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू धीरे धीरे समय के साथ में मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, ये आपके कन्वर्ट होगा परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अनडिफरेंशिएट था, जो अविभेदित था, वो अब कन्वर्ट हो रहा है परमानेंट के अंदर, मतलब विभेदित के अंदर। तो मैं बोल सकता हूँ विभेदित, मतलब विभेदित हो, ये टिश्यू विभेदित प्रोसेस में जा रहा है ना, तो मैंने इसको बोल दिया विभेदित। तो मैं कह सकता हूं जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है फर्स्ट टाइम, उसको हम बोलेंगे विभेदित या हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आया समझ में? डिफरेंशिएशन। अब हुआ ये कि ये जो परमानेंट टिश्यू जो बना था, इनमें से कुछ कोशिकाएं ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हमें तो वापस इसमें जाना है, कुछ कोशिकाएं ऐसी थी जिनका विकास ज्यादा नहीं हुआ था, तो वो कोशिकाएं वापस विभजोतक ऊतक में चेंज हो सकती है। अब तो इसका मतलब ये जो 2 नंबर स्टेप है, ये 1 नंबर स्टेप का उल्टा हो रहा है ना, तो जो काम उल्टा होता है तो मैं उसको, अब जैसे यहाँ पर ये विभेदन हो रहा था, वीएस का उल्टा हो रहा, तो मैं बोलूंगा वी विभेदन वापस, तो इसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन। आया समझ में? यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ डिफरेंशिएशन, उसके बाद वापस इसका उल्टा हुआ, सेल वापस गई आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हुई, उसको हमने बोला डी डिफरेंशिएशन। अब क्या होता है, वापस ये कहता है कि मुझे वापस जाना परमानेंट टिश्यू में, तो ये आपका हो गया 1 नंबर हुआ डिफरेंशिएशन, ये वापस हो रहा है 3रा नंबर हो रहा है डी, मतलब ये वापस हो रहा है डिफरेंस, तो ये हो गया री डिफरेंशिएशन। जब विभेदन फर्स्ट टाइम होता है उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन, वापिस आया डी डिफरेंशिएशन। अब एक बार यहाँ हो रखा डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पर वापिस हो रहा डिफरेंशिएशन, तो हमने बोला री डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन क्या पूछा था अभी? क्वेश्चन ये पूछा था, एक अभी जो क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन ये था, एक ऐसी सजीव कोशिकाएं जिसने अपनी विभाजन की क्षमता को खो दी है, इसका मतलब विभाजन यहाँ नहीं होता परमानेंट टिश्यू में। तो क्वेश्चन था कि एक ऐसी सजीव कोशिकाएं जिसने अपनी विभाजन की क्षमता को खो दी है तथा वो कोशिका वापिस उसमें विभाजन की क्षमता उत्पन्न करना चाहती है, या उसमें वापिस विभाजन की क्षमता उत्पन्न होती समय के साथ में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन या वी विभेदन। अब अगर अगला क्वेश्चन ये पूछ ले कि एक ऐसी सजीव कोशिकाएं जिसके अंदर पहले विभाजन की क्षमता थी, फिर उसने समय के साथ में विभाजन की क्षमता खो दी, फिर उसने समय के साथ में धीरे धीरे उसके अंदर विभाजन की क्षमता वापिस आई, फिर उसने वापिस उसके अंदर विभाजन की क्षमता खो दी, तो मैं बोलूंगा रीडिफरेंशिएशन। प्रोसेस ये समझ में आया? पीछे वाला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है हमारे को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सजीव कोशिका, एक सजीव विभेदित कोशिका, इसका मतलब परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है, परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है। विभेदित कोशिका जिसने विभाजन की क्षमता खो दी, हमें पता है कि परमानेंट टिश्यू में विभाजन नहीं होता है। फिर का कुछ परिस्थितियों में पुनः विभाजन की क्षमता प्राप्त कर ले। अब जब पुनः विभाजन, कब? जब वो मेरिस्टेमेटिक में वापस चेंज होगी तब उसमें विभाजन होगा, तो प्राप्त, तो इस घटना को क्या बोलोगे? इस घटना को आप बोलोगे डी डिफरेंशिएशन। आया समझ में? अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ, जहां से हर बार क्वेश्चन गलत होता है।
अब ये हो गया। अब ये देखो, अब यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां से भी एग्जाम के अंदर कई बार। अब देखो, आपने पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार का होता है, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम जो होता है और जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं ये तो आपके प्राइमरी ग्रोथ में काम आते हैं प्लांट के, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ में काम आएगा प्लांट के। यहां तक समझ में आया? अब देखो, सबसे पहले होता है प्रो मेरिस्टेम, जब जो भ्रूणीय अवस्था होती है प्लांट की, जब जाइगोट बना प्लांट के अंदर, वो फिर उसका आगे भ्रूण बनेगा, तो जो भ्रूणीय अवस्था होती है इस भ्रूणीय मेरिस्टेम के अंदर कौन सा होता है आपके, प्रो मेरिस्टेम पाया जाता है। एक मिनट, हाँ, तो भ्रूणीय मेरिस्टेम के अंदर कौन सा होता है, प्रो मेरिस्टेम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रो मेरिस्टेम सबसे कम विकसित मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा आपके, ये आपके इस एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम के अंदर। सबसे पहले बनने वाला मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम, और सबसे पहले उत्तक बनता है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, मतलब एम्ब्रियोनिक टिश्यू। अब ये प्रो मेरिस्टेम चेंज होगा धीरे धीरे समय के साथ में प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर। सर चेंज क्यों होगा, क्योंकि ये जो भ्रूण बना ये धीरे धीरे आगे बड़ा प्लांट बनेगा ना, तो जब ये प्लांट बनेगा तो प्लांट को अपनी प्राइमरी ग्रोथ भी करनी पड़ेगी, प्राइमरी ग्रोथ प्लांट को लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, प्लांट की लंबाई बढ़ाने का काम करता है प्राइमरी मेरिस्टेम। तो जब प्रो मेरिस्टेम अब आपके चेंज हो जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर, किसमें चेंज हो जाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर। अब देखो मेरिस्टेम का मतलब हमने अभी पढ़ा पीछे वाला मेरिस्टेम, वो तो प्राइमरी मेरिस्टेम। अब आपको याद करना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल कौन कौन से है, तो आपको ध्यान रखना एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल में दो, रूट और शूट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाता है। दूसरा आपके मार्जिनल लीफ के जो किनारे वाला होता है, जो लीफ का होता है किनारा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब जो फेसुल, ये जो ये जाइलम, ये आपका जाइलम, ये फ्लोएम, ये जो बीच वाली जो कैम्बियम, इसको हम बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो इन दोनों के बीच यहाँ पर, इसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, जो वेस्कुलर कैम्बियम के जो वेस्कुलर बंडल के अंदर पाई जाती है। मार्जिनल मतलब ये जैसे कोई लीफ है, इस लीफ के ये जो किनारे हैं इसको बोलेंगे मार्जिनल मेरिस्टेम। और आपके इंटरकैलरी मैंने अभी बताया था एपिकल। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल आपके किसके हैं, तो ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल है प्राइमरी मेरिस्टेम के। किसके एग्जाम्पल है, कहने का मतलब अगर पीछे शब्द लग रहा मेरिस्टेम, इसका मतलब इसके अंदर विभाजन की क्षमता अभी तक पाई जा रही है। उसके बाद अगला आता है आपके प्राइमरी मेरिस्टेम। फिर अब इस प्राइमरी मेरिस्टेम के मतलब इसका मतलब यहाँ पर इसमें विभाजन हो रहा है ना अभी, इसका मतलब यही हुआ ना कि इसके अंदर विभाजन की क्षमता है, अभी तक इसके अंदर विभाजन की क्षमता है। अब इसके मन में ये आया कि मुझे वापस कन्वर्ट होना आपके परमानेंट टिश्यू के अंदर, सॉरी मतलब मेरिस्टेम को इसके माइंड में, इसके मन में ये आया, ये आपके हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम, इसका हो जाएगा आपके, एक मिनट, प्राइमरी मेरिस्टेम है ना। प्राइमरी में हमने इसके एग्जाम्पल देखे, एपिकल मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और आपके एक था इसमें मार्जिनल वाला। अब इस प्राइमरी मेरिस्टेम के मन में आया कि मुझे आगे कन्वर्ट होना है परमानेंट टिश्यू के अंदर, कौन सा बनेगा, तो प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्रोसेस क्या कहलाएगी, डिफरेंशिएशन। तो याद देखो ये, तो आपके ये प्राइमरी मेरिस्टेम, इसमें प्रोसेस होगी डिफरेंशिएशन, ये आपके कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो यहां से आपके जो बनेगा वो आपके बनेगा, यहाँ आपके बनेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। यहाँ क्या बनेंगे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आया समझ में। अब आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एग्जांपल तो आपके एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, मेडुलरी रेज तथा पित्त, ये सभी एग्जांपल है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के। अब आपको याद है ना, मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन द्वारा कन्वर्ट हुआ आपके परमानेंट टिश्यू के अंदर। अब परमानेंट टिश्यू वापस कन्वर्ट हो जाएगा आपके मेरिस्टेम के अंदर। अब आपके प्रोसेस ये वाला होगा, अब ये वाला, ये एक नंबर हो गया ना, प्राइमरी मेरिस्टेम ने बना लिया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करेगा। अब इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के मन में आ रहा है कि मुझे वापस चेंज होना है मेरिस्टेम के अंदर। इसका मतलब अब ये बनाएगा आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये क्या बनाएगा, अब ये सेकेंड टाइम बनाएगा आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसे बन रहा है, तो सर सेकेंडरी मेरिस्टेम का निर्माण हो रहा है डी डिफरेंशिएशन से। तो आप देखो वापस यहाँ पर, ये आपके था प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, अब इसके अंदर होता है डी डिफरेंशिएशन। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है डी डिफरेंशिएशन।
डी डिफ्रेंशिएशन से निर्माण हो रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम का। किसका हो रहा है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। आपको एग्जांपल ध्यान रखने सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब जैसे हमने कहा था ना कि इसके अंदर वाली इंट्रा जो इसके बीच में है ये हो जाएगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वुंड कैम्बियम और कोरक कैम्बियम। इंपॉर्टेंट ये दोनों है, कोरक कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा ऊपर आएगी प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर। ये आपके बन गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो आपके यहाँ पे बना है, अब ये वापिस आएगा आपके इसमें रीडिफ्रेंशिएशन द्वारा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा। तो आपके ये हो गया। फिर इसमें होता है रीडिफ्रेंशिएशन, ये आपके बन गए सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये क्या बन गए? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ करना। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपको ध्यान रखना, जैसे आपके कोरक है, इसको हम फेलोजन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, आगे इसका क्वेश्चन आया। कोरक का दूसरा नाम होता है फेलोजन। क्या नाम होता है? फेलोजन। फेलोजन। फेलोजन आपके सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है। तो ये आपके हो गया डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं ध्यान करना, केवल इस स्टेप को ध्यान में रखना, इस स्टेप को, कि मेरिस्टेम टिश्यू जब जाएगा परमानेंट टिश्यू में तो मेरिस्टेम होगा प्राइमरी मेरिस्टेम, ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, तो प्रोसेस होगी डिफरेंशिएशन। आपको एग्जांपल ध्यान रखने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल कौन कौन से हैं। वापिस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आपके कन्वर्ट होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर, तो उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। वापिस सेकेंडरी मेरिस्टेम कन्वर्ट होगा वापिस सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में, उसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। इसका मतलब परमानेंट टिश्यू मैंने कहा था दो प्रकार के, परमानेंट टिश्यू आपके दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और एक आपके होगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। आया समझ में? उम्मीद करता हूं कि मैं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा था, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब सेम ऐसा क्वेश्चन आपके दो क्वेश्चन और आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लेटरल रूट ओरिजिनेट फ्रॉम, मतलब क्या लेटरल जड़ों का निर्माण कहाँ से होता है। तो देखो, जिसको ये अभी आपके फर्स्ट ग्रेड में आया था, अभी वाला जो था ना, ये कल परसों हुआ था 4 या 5 तारीख को, उसमें था क्वेश्चन ये। अब देखो, आपको पता है कि जैसे ये जैसे कोई एक, ये इसका ऊपर स्टेम वाला पार्ट है, ये स्टेम है, यहाँ से रूट निकलती है प्लांट की। तो जो ये निकली है ये तो आपके हो जाएगी प्राइमरी रूट। ये कौन सी रूट है? ये तो आपके है प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट के पास से जो दूसरी रूट, ये आपकी हो जाएगी सेकेंडरी रूट। ये कौन सी है? सेकेंडरी रूट। और ये जो सेकेंडरी रूट होती है इसको हम बोलते हैं लेटरल रूट, मतलब पार्श्व जड़ें। इसको हम क्या बोलेंगे? पार्श्व जड़ें, लेटरल रूट। ये जो बनती है ना, ये जो सेकेंडरी रूट होती है या जो ये आपके बनती है पेरीसाइकिल से। किससे बनती है? ये आपके बनेगी पेरीसाइकिल से। अब इसको और समझो, मैंने क्या किया, मैंने इतना सा कट निकाला जो प्राइमरी रूट थी, या मैं इसको ऐसा करता हूं, ये जो आपके प्राइमरी, और मैंने यहां से इतना इसका कट निकाला। इसका मतलब रूट में सबसे बाहर क्या होती है? एपिडर्मिस, जिसको हम क्या बोलेंगे? एपिब्लिमा बोलेंगे रूट के अंदर। इसके नीचे क्या होगी? रूट में हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है, उसके नीचे होता है कॉर्टेक्स, उसके नीचे होगी आपके एंडोडर्मिस, उसके नीचे होगी पेरिसाइकल, यहाँ होगा फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे पित्त। तो ये जो पेरीसाइकिल है, यहाँ से आपके बनती है सेकेंडरी रूट। कहां से बनती है? ये जो पेरीसाइकिल होती है यहाँ से आपके बनती है सेकेंडरी रूट बनेगी। कहां से बनेगी? सेकेंडरी या लेटरल रूट। तो मुझे ये बताओ, अगर बाई चांस रूट यहाँ से बनती बाहर से और एक बन रही अंदर से, ये आपके ए रूट है, बी रूट है, इन दोनों डायग्राम की इन दोनों रूट के बताओ कौन सी रूट अंदर से बन रही है, कौन सी बाहर से बन रही है। तो आपको पता होगा ये जो बी रूट है ये आपके अंदर से, क्योंकि पेरिसाइकिल अंदर की ओर होता है, तो इसको हम बोलेंगे ये आपके लेटरल रूट होती है। जो लेटरल रूट होती है उसका जो ओरिजिन होता है वो पेरिसाइकिल से होता है। पेरिसाइकिल मतलब जो आपके टिश्यू अंदर की ओर होता है, हम बोलेंगे लेटरल रूट की ओरिजिन में वो एंडोजिनस होती है, मतलब वो अंतर्जात ओरिजिन होती है। रूट हेयर ऊपर से निकलते हैं भाई, रूट हेयर आपके एपिडर्मिस निकलता है, एपिडर्मिस बाहर होती है, उसको हम बोलेंगे एक्सोजिनस। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेरीसाइकिल की उत्पत्ति एंडोजिनस होती है एक्सोजिनस, तो उसकी उत्पत्ति होती है आपके एंडोजिनस होती है। कैसी होती है? एंडोजिनस। उसके बाद और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें बस यही इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन यही पूछा था कि लेटरल रूट का ओरिजिन, अभी आपके फर्स्ट ग्रेड वाले में पूछा था, इसका ओरिजिन आपके होता है, अरे यार क्या हो रहा है, इसका आपके ओरिजिन होता है पेरीसाइकिल्स। कहां से होता है भाई साहब? इसका आपके पेरीसाइकिल से होता है और एंडोजिनस होता है।
द सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, क्या पूछा है? द सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल फॉर्मेड इन द स्टेम ऑफ ड्रेसिना आर, हाँ ठीक है, ड्रेसिना के तने में बनने वाली द्वितीयक संवहनपूल होते हैं। जिसको आता है वो कर दो, नहीं आता उसको अगली स्लाइड में मैं बताता हूँ। आपने वेस्कुलर बंडल का पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन, वेस्कुलर बंडल के क्लासिफिकेशन में ये क्वेश्चन यहां से आया। अब देखो, जब बात आती है वेस्कुलर बंडल के क्लासिफिकेशन की, तो इसको समझो आप। वेस्कुलर बंडल तीन प्रकार के होते हैं, एक आपके होता है रेडियल, एक होता है कॉन्जॉइंट, एक आपके होता है कंसेंट्रिक, अपन बाद में देखेंगे। जब रेडियल की बात आती है, इसको हिंदी में बोलते हैं अरिये, आर का मतलब रेडियल, आर का मतलब ये रूट के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें जो जाइलम का जो परिपक्वन होता है वो आपके एक्जारक होता है, मतलब सेंट्रीपिटल होता है। अब आपने पढ़ा होगा कि स्टेम के अंदर जाइलम का परिपक्वन एंडारक होता है, रूट के अंदर होता है एक्जारक। इसका मतलब ये होता है, देखो जैसे ये आपका कोई एक वेस्कुलर बंडल है, इसमें जो जाइलम बनता है, जाइलम इसमें जो, क्योंकि रूट है रेडियल है, तो देखो जाइलम दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। जो जाइलम पहले बनेगा उसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। तो इसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो यहाँ परिधि के ऊपर सबसे पहले बनते हैं, फिर ये धीरे धीरे आपके बनेगा मेटाजाइलम। तो जो जाइलम पेरीसाइकिल के पास में बना है, ये तो आपके होता है प्रोटोजाइलम। क्या होता है? प्रोटोजाइलम। जो अंदर की ओर सेंटर में बना होता है ये होता है मेटाजाइलम। मुझे बताओ, पानी, भाई ये जैसे रूट का डायग्राम है, तो पानी बाहर से जाएगा ऐसे अंदर, पानी बाहर से अंदर की ओर जाता है ना, ये पानी यहाँ से बाहर से जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि रूट के अंदर एक्जारक कंडीशन क्यों होती है। एक्जारक का मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर बन रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्जारक। तो क्योंकि पानी को बाहर से लेना पड़ेगा और हमें पता है कि सबसे पहले प्रोटोजाइलम बनता है, तो रूट के अंदर पानी बाहर से अंदर आता है, इसलिए हमने कहा एक्जारक, क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर बनता है और मेटाजाइलम बनता है सेंटर के अंदर। तो यहाँ पर जाइलम का परिपक्व कैसे होगा? पहले बनेगा प्रोटोजाइलम, फिर धीरे धीरे जाइलम का परिपक्व होता है और आपके मेटाजाइलम बनता है। तो मैंने लिखा है जाइलम मैच्योरेशन एक्जारक सेंट्रीपिटल, मतलब परिधि से केंद्र की ओर, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल या हम बोलेंगे अभिकेंद्री। अब जब बात आएगी स्टेम की, स्टेम के अंदर जाइलम क्या होता है मित्रों? आपके जाइलम का परिपक्वन एंडारक होता है, मतलब प्रोटोजाइलम बनेगा अंदर की ओर और मेटाजाइलम बनेगा बाहर की ओर, मतलब परिधि पे बनेगा, क्योंकि पानी रूट के अंदर बाहर से अंदर की ओर आता है और स्टेम के अंदर पानी अंदर से बाहर की ओर जाता है ऐसे। तो रूट में एक्जारक, स्टेम में एंडारक। तो आपके ये हो गया रूट के बारे में। अब देखो रूट का मुख्य काम क्या होता है? रूट का मुख्य काम होता है पानी का अवशोषण करना। रूट का मुख्य काम क्या है? पानी का अवशोषण करना, यही होता है ना रूट का मुख्य काम। रूट का मुख्य काम है पानी का अवशोषण करना, लेकिन इसका मतलब रूट के अंदर रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब रेडियल क्यों होते हैं, स्टेम में कॉन्जॉइंट क्यों, ये सब थ्योरी की बातें अब मैं यहाँ नहीं करूंगा। तो रूट का मुख्य काम होता है पानी का अवशोषण, और जो रूट पानी का अवशोषण करती है उसके अंदर पाए जाते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। लेकिन अपवाद है, कुछ रूट ऐसी होती है जिसके अंदर रेडियल वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, जैसे आपकी मूली है, गाजर है, सलजम है। अब आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी के अंदर कि ये जो रूट है ये सब एक मॉडिफाई रूट है। इन रूट का मुख्य काम है भोजन का संग्रह करना, फूड को स्टोरेज करना। तो जिसके अंदर रेडियल उसी रूट में होगा जिस रूट का काम है भोजन पानी को अवशोषण करना, लेकिन यहाँ पर रेडियल नहीं होते, यहाँ पर कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो आपके मूली, गाजर तथा सलजम की जो रूट होती है इनके अंदर क्या पाया जाता है? कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, क्योंकि इनकी रूट का मुख्य काम है भोजन को स्टोरेज करना। ये कोई नहीं पूछेगा, वो पूछ सकते ऊपर। फिर आपके आता है कॉन्जॉइंट के बारे में। तो जब कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल की बात आती है, ये आपके स्टेम में पाया जाता है, सबको पता है। अब ये दो टाइप का, एक होता है संयुक्त सपार्श्विक कॉन्जॉइंट कोलेटरल, दूसरा होता है कॉन्जॉइंट बाई कोलेटरल। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है आपके जाइलम और फ्लोएम का पास पास में होना, कोलेटरल का मतलब है फ्लोएम का बाहर होना, जाइलम का अंदर होना। कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम साथ साथ में होना, और बाई कोलेटरल यानी जाइलम के दोनों ओर, मतलब जाइलम के दोनों लेटरल साइड के अंदर फ्लोएम का होना, उसको बोलेंगे कॉन्जॉइंट बाई कोलेटरल। पहले इसको देखो, कॉन्जॉइंट कोलेटरल होता है दो टाइप, क्लोज और ओपन। क्लोज का मतलब कैम्बियम एब्सेंट है, ओपन का मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है। अब आपको पता है क्लोज के अंदर किसका होगा? मोनोकोट के अंदर पाई जाती है। और आपके इसका मतलब अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, इसका मतलब ओपन टाइप का, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी। तो आपने पढ़ा होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ आपके डाइकोट के स्टेम के अंदर जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। यहाँ तक आया समझ में? फिर देखो ये एग्जांपल, यहाँ से
ये सब बच्चों को याद है, ये यहाँ पर कंफ्यूज कोई नहीं होता, कंफ्यूज बच्चे यहाँ और यहाँ होते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, अभी वाला भी यहाँ से आया। देखो कॉन्जॉइंट के अंदर दूसरा टाइप है कॉन्जॉइंट बाइकोलेटर, इसका मतलब है ये हमेशा ओपन टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि इसके अंदर दो कैम्बियम पाई जाती है, हमेशा ओपन टाइप के होते हैं, इसमें हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी। तो कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल, देखो बाई का मतलब दो, इसको ध्यान रखना। तो फ्लोएम दो होते हैं, अगर फ्लोएम दो है तो जाइलम भी दो दो पाए जाएंगे, सॉरी वेस्कुलर कैम्बियम दो होगी। तो ये हमेशा ओपन होते हैं। इसमें होता क्या, जाइलम होगा बीच में, जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाए जाएंगे, इसलिए हमने बोला बाई कोलेटरल, मतलब दोनों साइड में पार्श्व दिशा में जाइलम के। अब इसमें दो कैम्बियम है, ये जो इनर वाली वेस्कुलर कैम्बियम होती है ये ज्यादा ये इनएक्टिव होती है, जो बाहर वाली वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो आपके एक्टिव होती है, वो मतलब ज्यादा काम करती है। अब इसके एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ रखे हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कुकुरबिटा, आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली का। दूसरा हो जाएगा सोलेनेसी फैमिली, इसमें आपके टमाटर है, बैंगन, ये सब आते हैं। फिर आपके फर्स्ट ग्रेड में आ रखा 2000 शायद 15 या 18 वाले में लूफा सिलेंड्रिकल, इसके अंदर भी आपके कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल। एग्जाम्पल आपको ये वाले याद रखने हैं। आया समझ में? वापिस सुन लो। कॉन्जॉइंट दो प्रकार का, कॉन्जॉइंट कोलेटरल, कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल के अंदर आपके दोनों तरफ फ्लोएम होता है जाइलम के, दो कैम्बियम होती है, इनर वाली इनएक्टिव होती है, बाहर वाली ज्यादा एक्टिव होती है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अभी से कह रहा हूं, कुकुरबिटा, सोलेनेसी, और दूसरा हो जाएगा लूफा सिलेंड्रिकल। जब भी आप तरबूज खाओ, जब भी आप जैसे आप जो आपके ये काचरे होते हैं जिसको हम चिमड़ी बोलते हैं, आप वो खाओ, वो तो ध्यान रखना इसके अंदर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल है। जब भी आप आपके टमाटर खाओ, आप बैंगन खाओ, उनके अंदर भी कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल है। दूसरा आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये आपके कंसेंट्रिक। क्या है कंसेंट्रिक? देखो कंसेंट्रिक का मतलब क्या ये होता है, जैसे मैंने बनाया सर्कल। अब अगर मैं यहाँ पर एक कोई कील लगाता हूँ और मैं यहाँ से मैं एक कोई धागा खींचता हूँ, ये जैसे मैंने कोई एक धागा लिया, अब मैं अगर यहाँ से इस धागे की सहायता से मैं यहाँ दूसरी रिंग बना रहा हूँ, इसका मतलब ये जो अंदर वाला जो सर्कल है, इस सर्कल का भी सेंटर ये है, जो बाहर वाला जो मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल का भी सेंटर ये है। इसको हम बोलेंगे कंसेंट्रिक, मतलब दोनों का केंद्र एक ही है। तो ये आपके कहाँ पाया जाता है? ये राइजोम के अंदर पाया जाता है, स्टेम के अंदर, और ये हमेशा क्लोज होते हैं। आया समझ में? तो कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल हमेशा ओपन होते हैं, और जो कंसेंट्रिक होते हैं ये हमेशा क्लोज होते हैं। इसका मतलब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। अब ये दो टाइप का, एक होता है एम्पिक्राइबल, उसको हम बोलेंगे हेड्रोसेंट्रिक। हेड्रो का मतलब होता है जाइलम, सेंट्रिक यानी सेंटर, मतलब जाइलम होगा सेंटर में, फ्लोएम उसके चारों ओर पाया जाएगा, उसको बोलेंगे हेड्रोसेंट्रिक। या हम बोलेंगे एम्फीक्राइबल, क्राइबल का मतलब भी जाइलम, एम्फी का मतलब दोनों ओर, जाइलम के दोनों ओर। अगला है एम्फीवेजल्स, इसको बोलेंगे लेप्टोसेंट्रिक, मतलब फ्लोएम होगा बीच में, जाइलम उसके चारों ओर होगा। अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहाँ वाले क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन आया। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना एम्फीक्राइबल के एग्जाम्पल। एम्फीक्राइबल के एग्जाम्पल देखो, हमने पढ़ा है ना कि कंसेंट्रिक ये आपके राइजोम और स्टेम के अंदर होता है। तो राइजोम के अंदर तो आपके पाया जाता है एम्फीक्राइबल, और राइजोम किसका? ट्रेडोफाइट यानी फर्न का राइजोम। राइजोम का मतलब होता है ऐसा तना जो पृथ्वी के नीचे पाया जाता है, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब भूमिगत तना, उसको हम बोलते हैं राइजोम। तो राइजोम के अंदर पाया जाता है। इसके अब देखो वहां हमने कहा था कि रूट के अंदर जो आपके जाइलम होता है उसका जो मैचुरेशन होता है, उसका जो परिपक्वन, वो आपके एक्जारक होता है। फिर हमने कहा स्टेम के अंदर जो जाइलम का परिपक्व वो आपके एंडारक होता है। लेकिन यहाँ पर ये तना है जो भूमिगत तना है, इसका मतलब इसमें रूट के भी लक्षण है और स्टेम के भी लक्षण है। इसका मतलब फर्न के राइजोम के अंदर पाए जाने वाले जाइलम का जो परिपक्वन होता है वो आपके मीजारक होता है। मीजारक का मतलब सेंट्रीपिटल भी होगा और सेंट्रीफ्यूगल भी होगा, कहने का मतलब एंडारक भी होगा और एक्जारक भी होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फर्न के राइजोम में मीजारक होता है। फिर आपके यहाँ देखो, ये आपके एम्फीक्राइबल, फिर आता है एम्फीवेजल्स। एम्फीवेजल्स आपके इसको लेप्टोसेंट्रिक बोलेंगे, मतलब फ्लोएम बीच में, जाइलम चारों ओर। इसका एग्जांपल है ड्रेसिना तथा यक्का का स्टेम। हमने पीछे पढ़ा था ना, देखो यहाँ हमने पढ़ा ना कि ये हमेशा क्लोज होते हैं, कहने का मतलब इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होता है, यही हुआ। सॉरी, कहने का मतलब वेस्कुलर कैम्बियम नहीं, क्योंकि भाई क्लोज है तो वो मोनोकोट के अंदर होगा।
हमने पीछे पढ़ा था कि ऐसे कौन से मोनोकोट प्लांट है जिसके अंदर असामान्य या एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो यहाँ पर आपके जो ये होते हैं, यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट है, क्लोज है, लेकिन फिर भी इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो एमपी वेजल्स का एग्जाम्पल है ड्रेसिना और यक्का। इसका हो जाएगा फर्न का राइजोम, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, लूपा सिलिंड्रिकर, वो आगे वाले सब नॉर्मल है, आपको याद हो जाएंगे। इंपोर्टेंट कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल, कंसेंट्रिक, एम्फिक्राइबल, एम्फी वेजल्स। आया समझ में। और मेजारक, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ क्वेश्चन पूछा था इसने, द सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स फॉर्मेड इन द स्टेम ऑफ ड्रेसिना, कि ड्रेसिना का जो स्टेम होता, सॉरी, इसने पूछा था कि ड्रेसिना का जो स्टेम होता है, क्वेश्चन ये पूछा था कि ड्रेसिना के स्टेम के अंदर कौन से वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो ये ड्रेसिना के स्टेम के अंदर हमने कौन से पढ़े थे, हमने पढ़े थे ड्रेसिना के अंदर एम्पी वेजल्स टाइप के। अभी दूसरा क्या था, यक्का के अंदर पाए जा रहे थे। एम्पी क्राइबल में कौन कौन से, सर एम्पी क्राइबल का एग्जाम था राइजोम, राइजोम किसका, फर्न का राइजोम। फिर दे रखा कॉन्जॉइंट कोलेटरल, तो हमने कहा था कि कॉन्जॉइंट कोलेटरल ये आपके मोनोकोट तथा डाइकोट स्टेम पाए जाते हैं। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, अच्छा क्लोज है ना, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, क्लोज है, क्लोज होगा आपके मोनोकोट के अंदर, ओपन है तो होगा डाइकोट था जिम्नोस्पर्म के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर पूछा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखे हैं, बिल्कुल सिंपल है, पढ़ो इनको। एक बीजपत्री तने के सवन पुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर, देखो मोनोकोट के स्टेम के वेस्कुलर बंडल के इन्होंने करेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने दिया, ये ए यहां शुरू हो रहा है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इररेगुलर अरेंजमेंट इन ग्राउंड टिश्यू, ये कह रहा है कि भरण ऊतक में अनियमित रूप से व्यवस्थित। ऊपर बात किसकी हो रही है, वेस्कुलर बंडल की हो रही है ना। तो हमें पता है कि मोनोकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, ये बात सही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है। फिर इसने कहा है नॉट इनक्लोज बाई ए क्लियर बंडल सील सेल, हमने अभी पढ़ा था कि बंडल सील सेल जो होती है C4 प्लांट के अंदर, मोनोकोट प्लांट के अंदर पाई जाती है। इसने कहा कि क्लियर रूप, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बंडल सील सेल पाई जाती है क्लियर रूप से। और थर्ड स्टेटमेंट है कॉन्जॉइंट, हाँ ये बात सही है, कोलेटरल एंड क्लोज ये बात भी सही है, तो इसमें सी भी सही है, तो ए और सी सही है, ए और सी सही है, तो आपकी 2 नंबर हो जाएगा, ए और सी सही है। फिर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह पौधा जिसके तने, देखो ये आपका वापिस आ गया, वापिस रिपीट हुआ लेप्टाडोनिया पायरोटेक्निका, हमने पढ़ा था ना एनामोलस ग्रोथ के बारे में। वापिस सेम, देखो ये मैंने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, आरपीसी ने सेम क्वेश्चन को वापस रिपीट किया 2018 वाले पेपर में, वो था 2000 आपके 13 या 15 वाला पेपर। इसको वापस जो 2018 वाला पेपर था उसके अंदर ये वापस या रिवीजन हुआ है, उसको वापस रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर आपके लेप्टाडोनिया पायरोटेक्निका, कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया। अब ये वापस आ गया आपके डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन वहां वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पूछा है, पूर्ण रूप से विभेदित मृदुत्व की कोशिकाओं से अंतरापुलीय एदा, इसको हिंदी करते हैं अपन, है ना। इसने लिखा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कौन सी कैम्बियम है, देखो यहाँ दे रखा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसका मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका एग्जाम्पल था, सर ये तो आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, ये तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोरक कैम्बियम, कोरक कैम्बियम भी सेकेंडरी मेरिस्टेम, हमने पीछे देखा था, कोरक कैम्बियम भी सेकेंडरी उसका एग्जाम्पल था सेकेंडरी मेरिस्टेम का। फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल, अच्छा फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल इन पॉसिबल ड्यू टू, चलो आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको तब जाके समझ आएगा। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैं इसको एक बार क्लीन करता हूं पूरा। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने ये पूछा कि एक तो आपको निर्माण करना है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का, एक तो आपको निर्माण करना है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का, और दूसरा आपको निर्माण करना है कोरक कैम्बियम का। आपको उसका निर्माण किससे करना, उसको आपको निर्माण करना है इस डिफरेंशिएटेड सेल से करना है। तो बताओ बीच में कौन सा स्टेप आ रहा है, बीच में स्टेप आ रहा है डी डिफरेंशिएशन आ रहा है। आया समझ में। तो मैंने आपको इसलिए कहा था कि इस टेबल को पूरा याद करना, क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, गलत होते हैं।
तो यहाँ पर दो चीजें, यहाँ एक तो आपको समझना है, दूसरा आपको यहाँ रटना है। रटना क्या है, आपको इसके एग्जाम्पल को रटना है कि किसका कौन सा एग्जाम्पल है। तो ये पूछा था कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तथा कोरक कैम्बियम का निर्माण अगर किसी डिफरेंशिएशन या विभेदन से निर्माण होता है तो उसके बीच में जो वो किस प्रोसेस द्वारा होता है वो आपके होगा डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना भाई। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कोरक कैम्बियम क्या एक प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये सब सेकेंडरी मेरिस्टेम के सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल है। अगर मुझे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाना है तो मुझे उस परमानेंट टिश्यू से वापस जाना पड़ेगा ना उधर आपके मतलब डी डिफरेंशिएशन के द्वारा। तो इसका हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन। इसका हो जाएगा ये पढ़ा ना, इसका आंसर हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन। आया समझ में। फिर पूछा अंत त्वचा की, ये देखो वापस आ गया आपके एंडोडर्मिस वाला। विच फीचर ऑफ द एंडोडर्मिस सेल रेस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रो। वाटर के लिए अपारगम्य एंडोडर्मिस क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंस ऑफ कैस्पियन स्ट्रिप, प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज बैंड। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फीचर, अच्छा हाँ ठीक ठीक है ये बात सही है, क्योंकि उसके ऊपर कैस्पियन स्ट्रिप पाई जाती है। सही बात है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। और कैस्पेरियन को पाया जाता है ये आपके बनी होती है सुबेरिन से बनी होती है, और सुबेरिन पानी के लिए अपारगम्य होता है। तो आया समझ में क्वेश्चन, वापस हुआ रिपीट सेम उसी कॉन्सेप्ट से। अगला क्वेश्चन ये देखो वापस आ गया आपके वहां से डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन से, वापस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया गया, सेम क्वेश्चन वापस पूछा आरपीएससी ने रिपीट करके। क्वेश्चन पूछा फॉर्मेशन ऑफ इंटर, देखो ये क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया है, मैंने पीपीटी गलत नहीं बनाई है, ये आरपीएससी ने क्वेश्चन को वापस रिपीट किया है। तो ये सेम पूछा ना कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोरक कैम्बियम का आपको निर्माण करना किससे करना है, फुल्ली डिफरेंशिएटेड सेल से। अब आपको पता है कि अगर डिफरेंशिएटेड सेल को वापस मुझे कन्वर्ट करना है मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर तो वहां काम करेगा डी डिफरेंशिएशन। तो इसका हो जाएगा वापस आपके डी डिफरेंशिएशन। ये देखो वहां तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही था, वहां डी डिफरेंशिएशन 2 नंबर ऑप्शन में था, यहाँ इसने दे दिया 1 नंबर ऑप्शन के अंदर। तो इसका हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन। आया समझ में ये। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है जो मैंने बताया तब जाके सोल्व होगा ये। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ रीडिफरेंशिएशन इन प्लांट। रीडिफरेंशिएशन इन प्लांट का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो आपके मैंने बताया था कि रीडिफरेंशिएशन इन प्लांट। देखो वापिस इसको यहां से समझो, इसने क्या पूछा है कि कौन सा रीडिफरेंशिएशन का एग्जांपल नहीं, यही बोला है ना। तो देखो ये हो रहा है रीडिफरेंशिएशन हो रहा है, पुनर्विभेदन हो रहा है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है, एक आपके आ रहा कोरक, मैंने कोरक का दूसरा नाम क्या दिया था, कोरक का हमने दूसरा नाम दिया था इसका, इसका दूसरा नाम था फेलोजन। क्या नाम था इसका, फेलोजन। इसका दूसरा नाम था फेलोजन, इसका नाम था फेलोजन। फिर अच्छा ठीक है द्वितीयक परमानेंट, इसका दूसरा नाम था फेलोजन। फिर आपके आता सेकेंडरी जाइलम था सेकेंडरी फ्लोएम। अब इस क्वेश्चन को इसका मतलब रीडिफरेंशिएशन का ये इसके एग्जांपल होते हैं, और ये सब किसके है, डी मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल है। अब इस क्वेश्चन को आप यहां से सोल्व करो वापिस। देखो क्वेश्चन पूछा है कौन सा पौधों में पुनर्विभेदन रीडिफरेंशिएशन का उदाहरण नहीं है। आपके फेलम, सेकेंडरी जाइलम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरफेसिकुलर ये भी उसका है, और जो फेलोडरम होता है वो भी उसका है। फेलोजन होता है ये आपके एक प्रकार से सेकेंडरी मेरिस्टेम है, किसका एग्जाम्पल है, कोरक जो होता है वो आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है, और रीडिफरेंशिएशन से आपके बनते हो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। तो इसका राइट हो जाएगा आपके फेलोजन, मतलब इसका जो 4 नंबर है ये इसका सही हो जाएगा। क्या सही हो इसका, क्या है यार, 4 नंबर इसका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। मतलब यहाँ पर कोरक आना, मतलब कोरक की बात जो अपने देखा ना पीछे कोरक आ रहा है, यहाँ ये कोरक की बात हो रही है, फेलोजन का दूसरा नाम है कोरक। ये रही हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए। ये आपके अभी वाला था ना 2000 शायद, ये आई थिंक 2024 वाले पेपर का क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड का। डायग्राम दे रखा है, आप आराम से पहचान सकते हो। तो सी क्या है बताओ, सी आपको पता है क्या है, सी सर वेस्कुलर कैम्बियम की बात हो रही है।
सी क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम है। 7 ये ए था, सी है वेस्कुलर कैम्बियम। ए क्या है, ए आपको पता है अंदर की ओर जाइलम होता है। ये क्या है, बी बार फ्लोएम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपकी फ्लोएम, बी हो जाएगा फ्लोएम है ना, तो ये बी फ्लोएम हो रहा है, ए हो रहा जाइलम, सी हो रहा कैम्बियम, इसका 2 नंबर सही है। अब मैं आपको वो वाला पॉइंट समझाता हूँ। आपने अभी एक पढ़ा था ना कि इंटरनल फ्लोएम तथा मेडुलरी फ्लोएम। देखो फ्लोएम कहाँ बन रहा है हमेशा, फ्लोएम हमेशा बाहर की ओर बनता। आपने ये पढ़ा है कि सर फ्लोएम हमेशा बाहर की ओर बनता है। अब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना आपके उसके अंदर, जैसे कैलोट्रोपिस है और कैप्सिकम है और लेप्टाडेनिया, उसके अंदर फ्लोएम बाहर तो बनता ही है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कभी कभार फ्लोएम इसके अंदर यहाँ पे बन जाता फ्लोएम, मतलब इस वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की ओर बनता है, इसको बोलेंगे इंटरनल। तो यहाँ जो ये फ्लोएम बन रहा है, जो फ्लोएम बाहर बनना था वहां नहीं बन के यहाँ इसको बोलेंगे इंटरनल फ्लोएम। तो ये तो हो गया इंटरनल, मतलब वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर बन रहा है। अब कभी कभार फ्लोएम क्या होता है, इस वेस्कुलर कैम्बियम के कभी कभार फ्लोएम इस जाइलम के बीच में बन जाता है, यहाँ पर मतलब जाइलम के अंदर बन रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे इंक्लूडिंग फ्लोएम। क्या बोलेंगे, इंक्लूडिंग फ्लोएम। ये आपके लेप्टाडेनिया के अंदर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन जो था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर। इसी तरीके से कल हम मिलेंगे वापस, जो हमारी एनाटॉमी की हमारी एक क्लास बाकी है, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सेकंड ग्रेड की बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं पूरे आपको करा दूंगा। तो आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के आराम से अपना रिवीजन करते रहिए। जब भी फ्री टाइम हो उस टाइम इस वीडियो को 1.5 या 1.8 पे करके देख लेना। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको बनाना है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर, तब तक मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।